ओके क्लियर आ रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो दीपांकर, ये ऑडियो वीडियो क्लियर है, ठीक है भैया। हाँ, दरिया है, बिरिया है, बिरिया? अच्छा, चलो ये भी सही है। तो ठीक है, कल हमने क्लास को थोड़ा जल्दी रोक दिया था, ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न और हमने अपने स्टोन मैसनरी के टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया था पिछली क्लास में, तो आज ही क्लास में हम इसको कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है? तो आज जो हमारा टॉपिक चलने वाला है, वो स्टोन मैसनरी होगा पहले, फिर हम लोग पॉइंटिंग की बात करेंगे, फिर लास्ट में जाके अगर समय बचा तो क्वेश्चन की करेंगे वरना उसको अगली क्लास में देख लिया जाएगा, ठीक है? चलिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ा-थोड़ा देखते हैं, समझते हैं क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या सोच है। हालाँकि पिछली क्लास के अंदर हमने बातचीत करी थी, अगर हम पत्थर से कुछ भी बनाते हैं, जैसे पत्थर का एलिमेंट ले सकते हैं, अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, ठीक है? क्योंकि नेचुरली पत्थर तो हमें किसी भी शेप और साइज़ का मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है पत्थर, ऐसा मिल सकता है पत्थर, ऐसा मिल सकता है पत्थर, कैसा भी मिल सकता है पत्थर, कोई भी शेप साइज़ का हो सकता है। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक तो या तो हम एज इट इज़ को इस्तेमाल कर लें, पहला रास्ता तो हमारे पास ये है। दूसरा रास्ता हमारे पास ये है कि इसको तोड़-फोड़ कर कुछ ऐसे बढ़िया सा शेप दे दें और साइज़ दे दें, ठीक है ना? अगर हम इसकी ड्रेसिंग कर देते हैं, तो बढ़िया इसका शेप एंड साइज़ आ जाएगा। अच्छा, अगर मैंने इसको ओरिजिनल फॉर्म में ही इस्तेमाल कर लिया, अगर मैंने इसको ओरिजिनल फॉर्म में ही इस्तेमाल कर लिया, तो ऐसे काम को हम कहते हैं रूबल मैसनरी वर्क। ऐसे काम को क्या कहते हैं? रूबल मैसनरी। और अगर हम इसकी ड्रेसिंग करके थोड़ा-सा उसको बढ़िया सा ईंट में बढ़िया साइज़ शेप दे देते हैं ना, ठीक है? देखने में थोड़ा खूबसूरत लगता है वो, ठीक? तो ड्रेस स्टोन का इस्तेमाल कर लिया, तो हम इसको एशलर मैसनरी कहते हैं, ठीक है? और यही हमें समझना है, यही हमको समझना है। तो कोशिश करेंगे, देखिए समझने की कोशिश करते हैं और क्या है, कोशिश ये है सब कुछ, ठीक है? तो अभी जो रूबल मैसनरी है, हमने इसमें क्या करा है कि हमें पत्थर एज इट इज़ ऐसे मिला, तो हमने ज़्यादा से क्या करा, हल्का-बहुत छेनी हथौड़ी लेके थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का ठीक कर दिया। हमने कहा ऐसा है कि ठीक है, ठीक है? एक पत्थर कोई ऐसा-ऐसा मिला, हमने हल्की-फुल्की छेनी हथौड़ी लेके उसको ऐसा कर दिया, ठीक है? तो बेसिकली हमने रफ ड्रेसिंग उसकी थोड़ी बहुत लगी कि हाँ, कर सकते हैं हल्की-फुल्की, वो कर दिया। तो हमने यहाँ पे इर्रेगुलर शेप, इर्रेगुलर साइज़ के स्टोन्स इस्तेमाल किए और कोई मैसनरी वर्क किया, तो वो क्या हो जाएगा? रूबल मैसनरी वर्क हो जाएगा। इन रूबल मैसनरी द ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स आर यूज्ड इन आइदर अनड्रेस्ड और कंपैरेटिवली रफली ड्रेस्ड फॉर्म, ठीक है ना? अब इसमें कई टाइप के काम हो सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रैंडम रूबल मैसनरी हो सकता है, स्क्वायर रूबल मैसनरी हो सकता है, कुछ मिसcellaneous टाइप के कैरेक्टर के भी हो सकते हैं, एक ड्राई रूबल मैसनरी, तो इसको समझना पड़ेगा, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, थोड़ा समझेंगे, ठीक है? समझे? चलिए कोशिश करते हैं। देखिए ऐसा था, हमारे पास पहली कैटेगरी है रैंडम रूबल मैसनरी की, दूसरी कैटेगरी है स्क्वायर रूबल मैसनरी की, ठीक है? तीसरी कैटेगरी है मिसcellaneous रूबल मैसनरी की और चौथी कैटेगरी है ड्राई रूबल मैसनरी की। तो सबसे पहले हम पहली कैटेगरी में चलते हैं, जिसका नाम है रैंडम रूबल मैसनरी। रैंडम मतलब कि रैंडमली कुछ भी कर दिया, ठीक है? तय नहीं किया था, जैसा समझ में आया वैसा कर दिया बस, रैंडम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रैंडम रूबल मैसनरी कि भाई ये पत्थर ऐसे लगा, पत्थर तो मिला हमने रखा, अच्छा, उसके ऊपर साइड में कोई दूसरा पत्थर जो शेप साइज़ में रखा, उसके बगल में ऐसे कोई शेप साइज़ का रखा, उसके बगल में ऐसे रखते चलेगा, उसके ऊपर एक के ऊपर एक फिट करते चलेगा, अनप्लान्ड कह सकते हैं, बिल्कुल, रैंडम। उसमें भी अनपोज्ड है, ठीक है? कोर्स में डेवलप हुआ है, जैसे कि आपने ईंट में क्या किया था, ठीक है ना? ईंट में आपने पहली बात तो ये प्लान किया था कि पहले मैं स्ट्रक्चर रखूँगा, फिर हेड रखूँगा, फिर स्ट्रक्चर रखूँगा, फिर हेड रखूँगा, ठीक है? ये तो एक चीज़ हो गई। अब उसके बाद आपने ये भी तय किया था कि इसका साइज़ होगा ईंट का, तो फिर साइज़ की इस्तेमाल कर देते हैं। अब अगर मैं ईंट अलग साइज़ लिया, हेड स्ट्रक्चर तो मैं रखूँगा, कहीं पे मैंने ऐसे इतनी ऊँची ईंट ले आया, कहीं पे मैं इतनी पतली ईंट ले आया, कहीं पे मैं इतना मोटा हेड लगा दिया, ये देखो, कहीं पे मैंने नहीं दिया तो पूरा सोने से लगाऊँगा। तो क्या कोई कोर्स डेवलप हो पाया? कोई कोर्स नहीं डेवलप हो पाया। इसमें क्या हो रहा था जब आपने इसका अरेंजमेंट किया था? देखो, एक कोर्स टाइप का डेवलप हो रहा था जी। ये देखो, एक कोर्स डेवलप हो रहा था कि ये इतनी थिकनेस में एक कोर्स है, ये ए कोर्स हो गया, ये बी कोर्स हो गया। लेकिन क्या इस डायग्राम में ऐसा कोई कोर्स नज़र आ रहा है? नहीं। और अगर मैं ये सब भी हटा दूँ, तो क्या इस डायग्राम में ऐसा आपको कोई कोर्स नज़र आ रहा है? येस और नो? क्या कह रहे हो? खाना नहीं मिला आज हाँ या नहीं बोलूँगा? अच्छा, क्या कह रहे हो? जी बनने के बाद हाँ बोलूँगा? अच्छा, ये भी सही है। हाँ, हाँ या ना? ठीक है, कोई कोर्स नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा है। यानी कि यहाँ पे कोई डिफरेंट डिफरेंट शेप या साइज़ के जैसे भी स्टोन मिले, हमने रैंडमली उनका अरेंजमेंट कर दिया और कोई कोर्स टाइप का डेवलप नहीं हुआ है कि भाई ऐसा लग रहा है कि ये एक लाइन में लगे हुए हैं, ये दूसरी लाइन में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कुछ भी। कहीं से भी कोई पत्थर निकल के बड़ा छोटा, आड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगा हुआ है। तो कोई फिक्स शेप एंड साइज़ नहीं है। नो फिक्स शेप, नो फिक्स साइज़ और रैंडम या अनप्लान्ड अरेंजमेंट। सही बात है? अनप्लान्ड अरेंजमेंट। तो इस तरह की जब आप अरेंजमेंट करते हैं, इसमें होता ये है कि जो देखो एक पत्थर ये लगा है, दूसरा पत्थर ये लगा हुआ है, हैं? आपने कहा चलो आपने थोड़ा दूर लगाया, मैंने कहा ठीक है काट के लगा देता हूँ, कोई चिंता नहीं होता है, ये रहा, बिल्कुल है। बस, लेकिन ध्यान देने की बात ये है कि इसके बीच में देखो कितना मोटा जॉइंट डेवलप हुआ है। तो थोड़े मोटे-मोटे जॉइंट डेवलप होते हैं, ठीक है ना? तो इसमें जॉइंट जो है काफ़ी मोटे-मोटे डेवलप होते हैं। हालाँकि एक आप कह सकते हैं चीपेस्ट वे है पत्थर की दीवार बनाने का, स्टोन मैसनरी वर्क करने का, क्योंकि इसमें आपको कोई ड्रेसिंग नहीं करनी पड़ रही है, जैसा पत्थर मिला वैसे लगा दिया, जिस भी शेप में मिला, जिस भी साइज़ में आपने लगा दिया, बस उसके बीच में मोटा सा नर्व लगा के चले जाना है, बस। ठीक है ना? तो इसलिए इसको एक चीपेस्ट फॉर्म और एक रफेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोन मैसनरी माना जाता है। ठीक है? जिसमें कि आप कोई भी शेप, कोई भी साइज़ का आप स्टोन पत्थर इस्तेमाल करें। लेकिन इसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि इनके बीच में जॉइंट्स हैं, काफ़ी मोटे-मोटे जॉइंट्स डेवलप होते हैं। ठीक है ना? कोशिश ये की जाती है कि इस तरह का अगर अरेंजमेंट हम करें तो बहुत बड़ी-बड़ी दीवारें ना बनाएँ। क्योंकि बहुत बड़ी-बड़ी दीवारें से बनाएँगे तो एफिशिएंट नहीं है ना, बहुत मोटे-मोटे जॉइंट क्या होंगे? क्या हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होंगे। ठीक है? बहुत ज़्यादा खर्चा भी ज़्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें मोटा-मोटा ज़्यादा लगेगा। लेकिन ये है कि खर्चा इसलिए ज़्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि आपका पैसा ड्रेसिंग का भी बच रहा है, आपका पैसा क्या कहते हैं जो शेप और साइज़ आप उसको देते हो उसका बच रहा है ना, और वो ज़्यादा होता है, बड़ा खर्चा होता है वो, इन कंपैरिज़न टू जो मोटा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मोटा जो इस्तेमाल हो रहा है वो एक अच्छी बात है, ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कोई बात नहीं, उसको हम कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लेकिन इसमें जॉइंट बहुत मोटे-मोटे डेवलप होने की वजह से जो वॉल है उसके प्रॉपर अरेंजमेंट ना होने की वजह से उतनी एफिशिएंट नहीं होती। इसलिए इसमें जो लॉन्ग जॉइंट्स हैं उनको अवॉइड किया जाता है। चाहे आप लेंथ ऑफ द वॉल के अकॉर्डिंग देखें, अब भाई दीवार कुछ मोटाई होगी तो ट्रांसफर डायरेक्शन में देखें तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल दोनों ही कंडीशन में आप कोशिश करते हैं कि भई ये बहुत मोटी या बहुत लंबी दीवार ना हो। ठीक? पहली चीज़, इस तरह का कंस्ट्रक्शन अगर किया जाए तो। इसमें दूसरी बात ये है द मिनिमम थिकनेस दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद ग्रेट टियर इन ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स 225 mm। अगर आप इस तरह का कोई मैसनरी वर्क करते हैं तो कम से कम उस केस में जो थिकनेस रहनी चाहिए वहाँ पे इट शुड नॉट बी लेस देन 225 mm, क्योंकि उससे कम थिकनेस अगर होती है तो एफिशिएंसी और कम हो जाती है। तो कम से कम इतनी थिकनेस आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की रखें कि वैसा टोटल एफिशिएंसी उससे मिल पाए। अब इसी को ही हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। ये क्या था, रैंडमली अरेंजमेंट तो किया था लेकिन इसमें कोर्स नहीं था, अनकोर्स था। अब अगर मैं इसी में क्या कर दूँ, जैसे ये रैंडम लगा हुआ है, इसमें कोर्स नहीं नज़र आ रहा है, उसी का ही दूसरा फोटो है ये, जो अभी आपने देखा। अब इसी को मैंने क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ रैंडम की जगह, ठीक है? ये देखो कोर्स हो गया। अभी भी पत्थर देखो कोई फिक्स शेप या साइज़ नहीं दिख रहा है आपको, ये देखो। इस पत्थर का शेप अलग है, इस पत्थर का शेप अलग है, इस पत्थर का साइज़ अलग है, इस पत्थर का साइज़ अलग है। तो शेप और साइज़ अभी भी अनफिक्स है, लेकिन आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ये एक कोर्स नज़र आ रहा है, ये दूसरा कोर्स है देखो, ये तीसरा कोर्स नज़र आ रहा है, ये चौथा कोर्स नज़र आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोर्स नज़र? हाँ जी, ये देखो, ये देखो, हैं? तो ये बिल्ड टू कोर्स रैंडम रूबल मैसनरी हो गया। अच्छा, इसमें क्या सारे कोर्स की थिकनेस आपको बराबर लग रही है? जो सारे कोर्स हैं, इनकी थिकनेस बराबर लग रही है? नहीं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपने कोर्स डेवलप किए हैं, तो बिल्ड टू कोर्स रैंडम रूबल मैसनरी के अंदर ज़रूरी नहीं होता, ठीक है ना, कि यहाँ पे सारे कोर्स की थिकनेस सेम हो। जैसे कि ब्रिक मैसनरी वर्क में तो सारे कोर्स की थिकनेस लगभग बराबर ही थी, ठीक ही नहीं थी? ब्रिक में तो ऐसा करके ब्रिक का तो शेप एंड साइज़ आपने पहले फिक्स कर दिया था ना। यहाँ पे स्टोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरली हो रहा है, आपने पैसा बचाने के लिए नीचे लगा के दिया, ऐसे लगा लेते हैं, थोड़ा दिमाग लगा के ऐसा करते हैं, तो कोर्स हो सकता है। हाँ, ये कोशिश हम ज़रूर करते हैं कि जो यहाँ पे थिकनेस है एक कोर्स की, अगर मैं इसको टी बोल देता हूँ,
दिस थिकनेस लाइज बिटवीन 30 टू 45 सेंटीमीटर। 30 से 45 सेंटीमीटर के बीच में एक कोर्स लगभग रहता है। हो सकता है कि ये ए कोर्स 30 सेंटीमीटर का हो, बी कोर्स 40 सेंटीमीटर का हो, सी कोर्स 45 सेंटीमीटर का हो, ये कोई फिक्स थिकनेस नहीं है हमारी। ठीक है, लेकिन 30 से 45 के बीच में रहता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा क्लियर रखना है। ठीक हो गया भाई। अब इस तरह का कंस्ट्रक्शन अगर आप देखेंगे दीवार का, आपने देखा होगा बहुत जगह ऐसी दीवारें बनी रहती हैं। तो जो आपने इससे पहले वाली देखी, वहाँ जो जैसे आप कहीं पे अगर कभी नैनीताल वगैरह घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे पहाड़ वगैरह के एरिया में जहाँ पे लोग अपने ऑर्डिनरी मकान वगैरह बनाते हैं, उसके साइड साइड में ऐसी दीवारें बना लेते हैं, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है ना? अनकोर्स्ड, रैंडम, रूबल, मेसनरी। ठीक है ना? अब जैसे कि एक बच्चे का कहना है कि सर अगर 40 से ज़्यादा हो जाए, अब मैंने कहा भाई देखो तुम्हारी जो हाइट है 5 क्या कहते हैं फीट रहती है, 6 फीट रहती है तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं तुम्हारी हाइट 11 फीट कर दूँ, तो क्या दिक्कत होगी? यही तो दिक्कत होगी ना कि तुम झुकने लग जाओगे, हैं? झुकने लग जाओगे ना, तुम्हारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तुम्हारे मुड़ के ऐसे चलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे, ऐसे दीवार में। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे रैंडम अरेंजमेंट है। रैंडम अरेंजमेंट है और उसमें भी कोर्स की थिकनेस बहुत आपने प्लान नहीं करी हुई है कि फिक्स इतनी थिकनेस होगी। तो बहुत ज़्यादा थिकनेस होने की वजह से क्या हो सकता है? दीवार में एफिशिएंसी कम हो सकती है। इसीलिए उसकी जो समय जो उसकी थिकनेस है 45 सेंटीमीटर तक लिमिटेशन रखने की कोशिश की गई है। तो जब भी आप कोई कहीं पे पब्लिक बिल्डिंग बनाते हैं, कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं, कोई ऑर्डिनरी बिल्डिंग बनाते हैं, वहाँ पे कोशिश की जाती है कि इस तरह का अगर हम कोई काम हमें करना भी पड़े, रैंडम रूल बनाना करना पड़े, तो हम बिल्ड टू कोर्सेस कर लें, अनकोर्स ना करके। इससे क्या होता है? ठीक है ना? परपेंडिकुलर उसमें भी है, परपेंडिकुलर बिल्कुल इसमें भी है, बिल्कुल अच्छा होगा। ये देखिए, एक जॉइंट यहाँ लग रहा है, एक जॉइंट यहाँ लग रहा है, एक जॉइंट यहाँ देखो, सारे जॉइंट क्या है? ये देखो, कोई भी एक लाइन में नहीं आ रहा है सारे जॉइंट। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे भी है। ठीक है? क्योंकि वो तो देखो आप बॉन्डिंग चाहे पत्थर की करें, चाहे ईंट की करें, तो बॉन्डिंग ही रहेंगे। सही बात है? तो वो रूल यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है? ये बहुत अच्छा सवाल था। तो अब ये एक पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं, ये देखो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। दोनों के बीच में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ये आपका अनकोर्स्ड रैंडम रूल मेसनरी है और ये आपका बिल्ड टू कोर्सेज है या कोर्स कह सकते हैं बिल्कुल। किताबी भाषा में बिल्ड टू कोर्स कहते हैं, आप जनरली कोर्स भी कह सकते हैं। और है दोनों रैंडम ही। कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई फिक्स साइज़ नहीं है पत्थर का। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा फ़र्क आ जाएगा। अब इसके बाद आपका एक स्क्वायर रूल मेसनरी वर्क हो सकता है। इसमें आपने क्या किया? पत्थर को छाँट लिया। ठीक है ना? इसमें आपने क्या किया है? पत्थर को छाँट लिया है। पत्थर को कैसे छाँट लिया? अब देखो जैसे कि आपके पास पत्थर तो नेचुरली अकरिंग ऐसे भी हो सकते थे, ऐसे भी हो सकते थे, ऐसे भी हो सकते थे। तो आपने क्या किया? ज़्यादातर पत्थर ऐसे वाले उठाए जो थोड़े से स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप की शेप के हों। ठीक है ना? जो कि थोड़े से स्क्वायर और रेक्टेंगल टाइप की शेप के हों। ठीक है, ऐसे वाले ले लो। और देखो इस पूरे डायग्राम के अंदर लगभग ऐसे लगे। राहुल साहब आपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया, मैंने देख लिया। जब मुझे समय सही लगेगा तब मैं रिप्लाई करूँगा। अगर दोबारा बीच में बोले, मैं अभी तक तो नहीं बोल रहा था, तुमने बीच में कमेंट लिखे। ठीक है, मैंने पहले दिन अपनी क्लास में रूल बता दिया था कि जब मैं तय करूँगा कि अब आप पूछ सकते हैं तब आप पूछेंगे। ठीक है ना? लेकिन आप मान नहीं रहे हैं। इससे पहले कि मैं डाँट दूँ आपको या कुछ कह दूँ, मान जाइए। ठीक है? तो जब मैं बोलता हूँ कि अच्छा आपका कोई सवाल है तो मैं समय देता हूँ तब आप पूछते हैं। अगर इतना डिटेल्स आप क्लास में नहीं कंप्लीट कर सकते तो आप क्लास छोड़ सकते हैं। ठीक है? ये मेरी आखिरी आखिरी बात कहूँगा मैं। ठीक है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूल मेसनरी की हम बात कर रहे थे। तो स्क्वायर रूल मेसनरी में हमने थोड़ा-सा लगभग कोशिश करी है कि थोड़ा-सा रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप के हमने जो स्टोन्स हैं उनको लेने की कोशिश की है। इससे भी हमने क्या किया रैंडम वर्क किया। रैंडम क्या है कोई फिक्स यहाँ पे इस पत्थर का साइज़ ये है, ये इससे छोटा लग रहा है, ये इससे लंबा लग रहा है, तो कोई फिक्स साइज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे शेप थोड़ा हमने कोशिश की कंस्ट्रेंट करने की। उसमें पक्का कुछ फिक्स शेप नहीं है कि स्क्वायर ही होगा या रेक्टेंगल ही होगा। ठीक है? स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप का चौकोर टाइप करने की कोशिश की बस। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये अभी भी रैंडम अनप्लान्ड तरीके से लगाएँगे तो अनकोर्स्ड है। थोड़ा-सा कोशिश की है कि चौकोर टाइप का हो गया स्क्वायर हो गया और कोई ड्रेसिंग नहीं करी, कोई फिक्स साइज़ नहीं दिया इसलिए रूबल हो गया। तो अनकोर्स्ड स्क्वायर रूबल मेसनरी। अब इसमें क्या होते हैं जो बड़े-बड़े स्टोन्स होते हैं जैसे कि आपको बड़ा-बड़ा दिख रहा है, इनको राइज़र बोल दिया जाता है। ठीक है ना? जो पतले-पतले स्टोन्स होते हैं जैसे ये, ठीक है ना? इनको लेवलर बोल दिया जाता है। और जो बहुत छोटे स्टोन्स होते हैं उनको स्नेक नाम से या फिर चेक नाम से बुलाया जाता है। ये देखिए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कुछ नाम दे देते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये पत्थर की दीवार देखें, तो पत्थर की दीवार तो मोटी भी हो गया, होगी कि नहीं होगी? और अगर साइड से देखें, तो साइड से दीवार कैसी हो सकती है? ऐसी हो सकती है ना? ऐसी हो सकती है नहीं हो सकती है? जब आप फ्रंट पे ऐसे खड़े होके देख रहे होंगे, तो आपको ये हिस्सा नज़र आ रहा होगा। क्या आपको ये वाला पत्थर नज़र आ रहा होगा? या ये वाला पत्थर नज़र आ रहा होगा? जैसे सामने से खड़े होके देखेंगे। यस, नहीं आ रहा होगा। तो जो भी पत्थर, ठीक है, जो फेस ऑफ द वॉल पे हमें नज़र आते हैं, जो भी फेस पे नज़र आते हैं, ठीक है ना? हम उनको क्विन स्टोन्स बोलते हैं। ठीक है ना? अब ये ईंट होती, तो आप इसको क्विन ब्रिक बोल देते। तो जो भी हमें फेस पे नज़र आते हैं, ठीक है? बहुत अच्छे। तो क्लास में जितना आप अपना पेशेंस रखेंगे उतना ही मज़ा आपको आएगा। जिसने अपना पेशेंस लूज़ किया रखा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम ये चीज़ देख पाए। तो हमने देखा कि भाई देखो इसी का एक और डायग्राम जो डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी का एक और डायग्राम, एक और पिक्चर। तो देखो इसमें एल-एस-आर करके दिख रहा होगा। कि जो बड़े-बड़े पत्थर हैं उनको हमने राइज़र बोल दिया। जो बहुत छोटे-छोटे हैं उनको स्नेक या चेक नाम से बोल दिया। जो मीडियम साइज़ के हैं उनको लेवलर बोल दिया। ठीक है? तो आपसे एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है कि वेरी स्मॉल साइज़ स्टोन यूज्ड इन अनकोर्स्ड स्क्वायर रूल मेसनरी वर्क आर नोन एज़। तो वेरी स्मॉल जो है उनको स्नेक भी बोला जा सकता है, इनको चेक भी बोला जा सकता है। तो ऑप्शन बना बना के दे देगा। ठीक है? अच्छा, ये देखो, ये आपका अभी आपने बिल्ड टू कोर्स रैंडम रूल मेसनरी पढ़ा था और ये आपका अनकोर्स्ड स्क्वायर रूल मेसनरी है। सही बात है? और इसके साथ-साथ आप इसको एक और नाम से जानते हैं, स्क्वायर स्नेक्ड रूबल मैसनरी वर्क। ठीक है? कई जगहों पे इसको अनकोर्स्ड स्क्वायर रूबल मैसनरी ना बोल के स्क्वायर स्नेक्ड रूबल मैसनरी वर्क भी कहा जाता है। तो आप इस तरह से भी ध्यान रखेंगे चीज़ों को। ठीक है? ठीक हो गया भाई। तो ये पॉइंट थोड़ा-सा ठीक सा लग रहा है। डन है भाई। इसको भी थोड़ा अंडरस्टैंड करने की और कोशिश करते हैं। ठीक है? यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो बताएँगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और अगर क्लियर है तो क्लियर करेंगे। ठीक है? ओके। कुछ-कुछ समझ आ रहा है ना? कुछ-कुछ बहुत। कोई एक बात बता दें। चलो ऐसे देख लेते हैं। भैया ये मान लो ये दीवार है। ठीक है? अब दीवार ये साइड बाय साइड दीवार का? कह रहे हाँ है। मैंने ये साइड बाय साइड ऐसे बना दिया। मैंने कहा ये दीवार को तुम यहाँ से खड़े होके देख रहे हो। क्या बढ़िया दीवार दिख रही है। अब अगर देखें तो ये दीवार के अंदर अलग-अलग छोटे-छोटे पत्थर हो सकते हैं भाई। जो सामने से पत्थर नज़र आ रहा है वो क्वीन स्टोन है। जो पीछे लगा हुआ है पत्थर वो सिर्फ पत्थर है यहाँ पे। जो सरफेस पे नज़र आ रहा है वो क्वीन है। तो द स्टोन और ब्रिक एक्सपोज्ड ऑन द फेस ऑफ द वॉल आर नोन एज़ क्वीन ब्रिक्स और क्वीन स्टोन। ठीक है? सिंपल इज़ दैट। ठीक है? जो एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द वॉल पे आपको नज़र आते हैं ईंट या पत्थर उनको क्वीन ईंट है तो क्वीन ब्रिक, पत्थर है तो क्वीन स्टोन। सिंपल। ठीक है? चलिए ये भी लगा थोड़ा-सा। ये देखो इसी की एक और फोटो। नहीं इसी नहीं, ये इसी फोटो है। ये देखिए राइज़र, लेवलर, स्नेक। ठीक है? एक दूसरा है अब बिल्ड टू कोर्स। आपने वही स्क्वायर शेप का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है? लेकिन इसमें आपने क्या किया कि कोर्स टाइप का डेवलप कर दिया है। जैसे कि आप ये देखिए। इसी फोटो को थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं। अब इसमें कोर्स नज़र आ रहे हैं। एक कोर्स ये हो गया, दूसरा कोर्स ये हो गया, तीसरा कोर्स ये हो गया। ये देखिए। है? वही स्क्वायर, वही लेवलर का इस्तेमाल किया, ये देखो स्नेक का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना? वही राइज़र का इस्तेमाल हुआ है, वही लेवलर का इस्तेमाल हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है? तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये छोटा फोटो हो गया। इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट हाइट के स्टोन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? और कोशिश ये की जाती है कि इसमें बस कोर्स डेवलप करते हैं। टॉपिक कोई मुश्किल नहीं है, फर्जी टॉपिक है मैं बताऊँ। मैं पढ़ा भी रहा हूँ तो ये मेरे को ऐसा लगता है क्यों पढ़ा रहा हूँ? लेकिन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है ना? जो पढ़ लेता है उसको पता है कि हाँ ठीक है इतना मुश्किल नहीं है। जिसको नहीं पता है उसके लिए थोड़ा मुश्किल ही है।
है? एक बार पढ़ लेंगे तो आपको आसान लगने लगेगा, सिंपल, ठीक है? तो यहाँ पे बस कोशिश ये की है पिछले इससे कंपैरिज़न में ये जो बात हम कर रहे हैं इसमें कोई कोर्स नहीं था। देखो एक कोर्स चल रहा है, यहाँ पे बीच में बता रहा है, यार नहीं भैया क्या है? इस कोर्स के लिए बीच में बता रहा है, यार नहीं भैया, ठीक है ना? ये देखो ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये एक कोर्स से बदलना पूरा। लेकिन इसका अरेंजमेंट या तो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि या तो बिल्ड टू कोर्स होगा या अनकोर्स होगा। जैसे कि हमने अभी बात करी अनकोर्स की, ठीक है ना? तो ये एक तरह से देखो पूरा अनकोर्स्ड है, रैंडम लगा हुआ है। और ये जो हम देख रहे हैं, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया ये कैसा है? बिल्ड टू कोर्स है बस। हाँ, एस्थेटिक अभी थोड़ी और अच्छी हो जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है? अच्छा, तीसरा है रेगुलर कोर्स स्क्वायर रूट मेथड। इसमें क्या था? जो बिल्ड टू कोर्स है, इसमें अगर मैं मान लेता हूँ कि ये थिकनेस T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो हो सकता है T1 थिकनेस जो है कोर्स की T3 के बराबर हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो, ठीक है ना? इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द कोर्सेस विल हैव सेम हाइट और थिकनेस। सही बात है? लेकिन बिल्ड टू कोर्सेस से जो अलग है रेगुलर कोर्स, इसके अंदर यही है एक चीज़ कि यहाँ पे सबकी थिकनेस बराबर ही होगी, थिकनेस सेम हो जाएगी। ठीक है? तो इसको रेगुलर कोर्स स्क्वायर रूट मेथड नहीं कहा जाता या सिंपली इसको कोर्स रूट मेथड भी कहा जाता है। ठीक है? कोर्स रूट मेथड कहने का मतलब ये है कि सब थिकनेस सब सेम है। जो T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3 रहेगा, सभी कोर्स की थिकनेस जो है वो सेम रहेगी। क्लियर? ठीक है, ये देखिए, सभी कोर्सेस की जो थिकनेस है ये सेम है। और नीचे वाले को मैंने अलग से बनाया, ये अलग से बनाया। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, तो इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस अलग है। तो ये दोनों अगर मैं इस तरह अरेंजमेंट करता हूँ, इसको मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, तो ये बिल्ड टू कोर्स है। लेकिन अगर मैं इस तरह का अरेंजमेंट करता हूँ, तो ये रेगुलर कोर्स है। तो दोनों में अंतर नज़र आ रहा होगा। ये सुनो, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल। अब देखो साहब देखिए, आपको अगर सभी कोर्स की थिकनेस सेम करनी है, तो दोनों का साइज़ तो सेम करना पड़ेगा, वरना कैसे होगा? ठीक है? अच्छा, जैसे आपने कहा तो पैसा लगेगा, क्योंकि पत्थर को लाए हो, पत्थर को आपने वही एक फिक्स साइज़ आप दे रहे हैं, ठीक है ना? और आप ये भी चाहते हैं कि वो स्क्वायर ही हो शेप, ठीक है ना? हालाँकि इसमें जो ड्रेसिंग है वो बहुत अच्छी लगी है, ईंट जैसी ड्रेसिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपने ड्रेसिंग करके फिक्स शेप और साइज़ दे दिया है फिलहाल के लिए, ठीक है ना? चौन-छानिया थोड़े से मार के अच्छा ठीक है, लगा दिया। तो चकोर से लग रहे हैं, हालाँकि डायग्राम मैंने कंप्यूटर से बनाया है, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है ना? लेकिन ये अगर सही मायने में इसकी फोटो देखी जाए, तो ये तो पता है छानिया थोड़े से तोड़ दिया होगा तो ऐसे हो गया होगा, ये, ठीक है ना? रफली ड्रेस किया हुआ है स्क्वायर शेप में, बस सिंपल, बिल्कुल सही बात है। ठीक है? अब यहाँ पे रूबन मैसनरी का जो मिसलिनियस टाइप के होते हैं, जैसे आपने इस तरह के देखे भी हो सकते हैं, कभी नोटिस ना किया होगा, लेकिन हो सकता है देखा हो। जेल की दीवार खासकर देखी होंगी, ठीक है? देखिए आस-पास घर के आस-पास जेल लगा हुआ है तो, ठीक है? तो पॉलीगॉनल शेप, आप क्या करते हैं, पत्थर को पॉलीगॉन शेप पर डेवलप करा लेते हैं यार, ये, और इनको क्या करते चले जाते हैं, एक-दूसरे को फिक्स करते चले जाते हैं, ठीक है ना? मॉन्यूमेंट्स वगैरह में खासकर पहले देखे जाते थे, जो मॉन्यूमेंट्स के बाहर कंपाउंड वॉल वगैरह है, वहाँ पे खासकर देखे जाते थे, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, ठीक है ना? यस। तो ये भी क्या है, ठीक है ना? ये भी रैंडम, देखिए रैंडम अरेंजमेंट है इसमें, तो अनकोर्स्ड रूबन है ये भी रैंडम अरेंजमेंट है, अनब्लैंक अरेंजमेंट है। लेकिन हाँ, यहाँ पे शेप जो है वो पॉलीगॉन शेप आपने ले लिया है, इसलिए पॉलीगॉन रूबन मैसनरी वर्क होता है। तो ये मिसलिनियस टाइप है, एक्चुअली जो टाइप अभी तक आपने सीखे हैं यही टाइप होते हैं बस, इसके अलावा टाइप नहीं होते हैं, ठीक है ना? ये मिसलिनियस कैटेगरी में है। मिसलिनियस मतलब कि एक अलग से कोई कैटेगरी समय के साथ डेवलप कर ली गई, अब कर ली गई तो बता दी गई, समझे आप? तो पॉलीगॉन शेप का बना दिया बस, और कुछ नहीं किया। देखने में थोड़ा खूबसूरत लगता है कि पॉलीगॉन का अरेंजमेंट अच्छा पत्थर लगा के, अच्छा पॉलीगॉन अरेंजमेंट टाइप के शेप लगा रखे हैं, तो देखने में थोड़ा और अच्छा लगता है, फोटो के पास नज़दीक से देखें थोड़ा और देखो, क्या लग तो रहा है यार, बस इतनी सी बात है। ठीक है? तो टेक्निकलिटी नहीं है, कि मैंने दूरबीन से देखा तो ऊपर की बजाय नीचे रीडिंग मिल रही थी, तो इसमें कर्वेचर करेक्शन लगाना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन करेक्शन लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और इसमें इतना नहीं है। सिंपल सी बात है कि हाँ, ठीक है, पॉलीगॉन शेप का बना लिया, लगा दिया, हो गया। एक इंसान घूम जाता तो हो सकता है कि कुछ इंसान की शेप लगा देता पत्थर बनाके। एक इंसान दूसरे इंसान को उतार के ऐसे लगा देता, एक नया शेप बना देता। बनाने वाले ने बना दिया, ठीक है भाई, उसी को पढ़ लेना, समझ लो? देखो आपने ड्रोन में लगा देखा होगा। अभी बताया क्यों जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ। कई सारे जेईई के एग्ज़ाम ऐसे भी होते हैं, जिनमें फोटो देखने का मैं पहचान बताता हूँ किसी बात को। जैसे यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हुआ था, उसमें कई बार 2-3 4 क्वेश्चन फोटो भेज दिया है। यूपी आर्डिनल के पेपर में एक बार मैंने नोटिस किया है। यूपी ट्रिपल एससी ने नोट किया है, और कई बार मतलब जेईई में कुछ एग्ज़ाम होते हैं इसमें, बाकी उससे ऊपर के लेवल के जो पेपर होंगे जेईई में या गेट में या ईएससी में वहाँ पे डायग्राम भेजने होते हैं, जेईई में होते हैं। ठीक है ना? और जेईई में जरूरी नहीं है कि वो डायग्राम दे, लेकिन पूछेगा तो करना पड़ेगा, वही बात है, उसके मन की बात है। एक है फ्लिंट रूबल, आपने क्या करा, अभी तक तो आप इस्तेमाल करते थे बड़े-बड़े पत्थर, आप क्या करेंगे छोटे-छोटे पत्थर हैं, छोटे-छोटे, इतने बड़े-बड़े पत्थर, ठीक है ना? जिनकी स्टोन की थिकनेस है 8 से 15 सेंटीमीटर के बीच में और लंबाई जो है 15 से 30 सेंटीमीटर के बीच में। इनको लेके जैसे कि आपने सॉइल मैकेनिक्स भी पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, सॉइल मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा कि भई जो ग्रेवल का साइज़ होता है वो 20 से 80 एमएम होता है, ठीक है ना? उसके ऊपर जो होते हैं भैया वो कोबल होते हैं, उसके ऊपर जो होते हैं वो बोल्डर होते हैं। तो जो ग्रेवल और कोबल वाला साइज़ होता है ना, ग्रेवल और कोबल वाला साइज़, उतने बड़े पत्थर को लेके अरेंजमेंट कर लिया और दीवार टाइप डेवलप कर लिया, कहीं काम करना था वहाँ पे कर दिया। तो फ्लिंट रूबल कहा जाता है, इनको फ्लिंट्स कहा जाता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की भाषा में इनको क्या कहा जाता है? फ्लिंट्स कहा जाता है। तो कोबल कह दो, फ्लिंट कह दो, एक ही बात है। सोनू का ही नाम मोनू है, तो कोबल को ही फ्लिंट कहा जाएगा, ठीक है? इतनी सी बात है। तो यहाँ पे बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हमें जो कोबल है, फ्लिंट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आसानी से मिल जाते हैं, तो हमने इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। हालाँकि ये कंस्ट्रक्शन नेचर में काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसको कोर्स कंस्ट्रक्शन में करना मतलब लेयरिंग बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो ज़्यादातर आप देखेंगे अनकोर्स ही होता है। ऐसा नहीं कि कोर्स किया नहीं जा सकता, लेकिन कोर्स करना काफ़ी मुश्किल होता है इस केस में फ्लिंट रूबल मैसनरी में, ठीक है? तो ये आपका कोर्स भी होता है, अनकोर्स भी होता है, ज़्यादातर अनकोर्स रूबल मैसनरी होता है, ठीक है? ठीक? अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और भी करते हैं, अगर इसका डायग्राम हुआ तो ये देखो बता रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, बीच-बीच में इस तरह के फ्लैट स्टोन डाल देते हैं, जहाँ-जहाँ पे ज़रूरत होती है। ये देखो, ठीक है? इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे कि हम इनकी थोड़ी-सी रिजिडिटी को मेंटेन कर पाते हैं, थोड़ी स्ट्रेंथ डेवलप करा पाते हैं। ये वरना इसमें स्ट्रेंथ डेवलप करा पाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है? आपने ये बहुत रेयर देखा होगा कहीं पे यूज़ हुआ, बहुत रेयर चांसेस है कि आपने इसको देखा होगा। इससे पहले वाले जितने भी आपने फोटोग्राफ देखे होंगे या टाइप पढ़े होंगे, हो सकता है कहीं देखे हों, लेकिन ये बहुत रेयर देखा कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, और स्ट्रेंथ बहुत कम होती है तो यूज़ भी उस हिसाब से कम हो जाता है। ठीक है? तो ये सारे आपके क्या हो गए, रूबल मैसनरी वर्क हो गए। अब रूबल मैसनरी वर्क में एक आखिरी टाइप है वो है ड्राई रूबल, कि आपको पत्थर मिले, आप होशियार आदमी थे, आपने क्या करा, एक पत्थर मिला इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है ना? दूसरे पत्थर के ऊपर इसके ऊपर लगा दिया, आपने बीच में जगह छोटे-छोटे पत्थर बीच में भर दिए, उसके बगल में एक पत्थर और सपोर्ट करने के लिए लगा दिया। तो आपने बिना किसी मोटार के बस पत्थर के अरेंजमेंट की दीवार दिखाने के लिए, अब इसका लोड नहीं लगा सकते क्योंकि बीच में कोई मोटार नहीं लगा। पत्थर ही पत्थर को सपोर्ट कर रहा है किसी तरह से, तो इसमें बस स्किलफुल आदमी की जरूरत है, पहली बात तो। ठीक है ना? और आप गाँव वगैरह में जाएँगे तो बहुत मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि वहाँ पत्थर होते हैं, जो गाँव के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पत्थर अरेंजमेंट करके जो साइड की दीवारें बना लेते हैं, ठीक है? विदाउट मोटार होती है बिल्कुल, ठीक है? इसमें कोई मोटार इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए इसको ड्राई वुड कहा गया, ठीक है ना? विदाउट मोटार। तो इसका इसीलिए आप लोड नहीं लगा पाएँगे, एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे होल्ड करेंगे, पत्थर ये नहीं मोटार नहीं है, कोई बाइंडिंग मटेरियल लगा हुआ, ठीक है ना? पहाड़ों में बहुत मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक? तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ बहुत खास बोलूँ जो कि आपको इस केस में याद रखनी है, वो ये है कि इस केस में जब भी ड्राई वुड मैसनरी वर्क की वजह से कोई दीवार बनाई जाती है तो 6 मीटर से ऊँची बनाई जाती है,
ठीक है, इन नो केस ग्रेटर देन 6 मीटर, किसी भी हाल में 6 मीटर से ऊँची नहीं। ठीक है, उसका कारण यही है कि नॉन लोड बेयरिंग रिटेनिंग वॉल्स होती हैं, इनसे रिटेनिंग वॉल्स बनाई जाती हैं। ठीक है, तो भाई इतनी ऊँची दीवार बना ही पाओगे, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सको, किला बना दो इसका, किला तो नहीं बना सकते इसमें, लोड बेयरिंग कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम नॉन लोड बेयरिंग मेंबर या फिर वॉल जब हमें डेवलप करनी होती है, तब हम ड्राई वुड मैसनरी वर्क को करने की कोशिश करते हैं। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर बता देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे एशलर मैसनरी। पिचिंग में लगाएंगे, अच्छा पिचिंग का मतलब समझते हो? जैसे ये पेड़ लगा रखा है तुमने, अब तुमने कहा है पेड़ इधर-उधर पानी भरा रहना चाहिए, तो तुमने चारों तरफ से क्या कर दिया, पत्थर बिछा दिए। ये एक तरह का पिचिंग वर्क है। कैनाल जा रहा था, कैनाल का पानी जो है मिट्टी भाग ले जा रहा था, तुमने कोने-कोने में पत्थर बिछा दिए, अब वो पत्थर को आसानी से भाग ले जा नहीं पाएगा, इसको कहा जाता है पिचिंग वर्क। इसको हाइट कैसे बना लो, ठीक है ना? चलिए, अगला है एशलर मैसनरी। एशलर मैसनरी में क्या पत्थर को थोड़ा रिफाइन कर देंगे, बढ़िया डिजाइन करके इस्तेमाल करेंगे, तो भैया सेम शेप होगा, सेम साइज होगा, सेम टेक्सचर होगा, तो काम भी महंगा हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि एक्सपेंसिव हो जाएगा। सही बात है, जो जॉइंट होंगे वो अच्छे से बनाए जाएंगे, जॉइंट के बीच में बहुत मोटे-मोटे जॉइंट डेवलप नहीं होंगे, मोटे-मोटे जॉइंट डेवलप नहीं होंगे, थिन जॉइंट्स होंगे, जिसकी वजह से आसानी से पानी अंदर नहीं घुस पाएगा, पानी अंदर घुस नहीं पाएगा तो दीवार की फिनिशिंग बनी रहेगी, डैम्पनेस नहीं होगी इसकी दीवारों में, ठीक है ना? लोड आप ज़्यादा भी लगा पाएंगे, तो जो महंगे-महंगे घर में जाओगे आज की डेट में, जो बड़े-बड़े बंगले बने हुए हैं, उनको अपना बढ़िया डिजाइन बनवाना होता है, तो इससे डिजाइन बनवाते हैं, देखो है, अब ये भी बढ़ जाती है। अब पहले के ज़माने में यही ऑप्शन था, आज की डेट में डिजाइन है, आज की डेट में महंगा काम है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे जो स्टोन की जो हाइट होती है, वो लगभग हाइट ऑफ द स्टोन वेरीज़ बिटवीन 25 टू 30 सेंटीमीटर, तो सेम शेप, सेम साइज, सेम टेक्सचर, यूनिफॉर्म जॉइंट, और यहाँ पे जो हाइट ऑफ द स्टोन है 25 से 30 सेंटीमीटर के बीच रहेगी। ये कुछ पैरामीटर यहाँ पे एशलर में पहले फिक्स हुए हैं, और इन्हीं की बेसिस के ऊपर आपने देखा कि काम महंगा हो गया। अब आपने देखा होगा लाल किला बना हुआ है, ताजमहल बने हैं, पता नहीं ऐसे बड़े-बड़े पूरे देश बने हुए हैं, आप देखेंगे जितने बड़े कास्टल्स हैं, खासकर चर्च भी बनाते हैं, ठीक है ना? तो इनमें क्या कहते हैं, आपने सारे काम देखे होंगे, ये देखिए। अब पहले के कंपैरिजन में जो फोटो देख रहे होंगे, ये देखिए, एक फिक्स्ड शेप दिख रहा है, ठीक है? और इसकी ड्रेसिंग भी आपको पहले से लगा होगा अच्छी की गई है पत्थर की, ये देखो, पहले से ड्रेसिंग भी अच्छी की गई है। तो बेसिकली यहाँ कहने का मतलब ये है कि एशलर मैसनरी वर्क की आपके जो है 6 टाइप के हैं। अगर आप इनको देखें समझें, तो पहला एशलर फाइन टूल, ये सबसे एफिशिएंट सबसे अच्छा माना जाता है, इसका फोटो देखेंगे, ठीक है ना? इस तरह की आपने पत्थर की दीवार देखी होगी, आपने देखिए कितनी फाइन है, मतलब बिल्कुल ईंट के जैसे बना रखा है, और फिर उसको लगा रखा है। देखिए जॉइंट देखिए कितना बढ़िया प्रॉपर्ली बना है, बिल्कुल यूनिफॉर्म, और देखिए एक जॉइंट दूसरे जॉइंट के ऊपर नहीं, अल्टरनेट कोर्स में आ रहा है, ये देखिए, है? तो रूल्स ऑफ बॉन्डिंग यहाँ भी फॉलो हो रहे हैं, रूल्स ऑफ बॉन्डिंग यहाँ पे भी फॉलो हो रहे हैं। क्लियर? तो इसलिए इसको फाइनेस्ट टाइप ऑफ स्टोन मैसनरी बनाया, मतलब जितने भी आपने रूबर में पढ़े, जितने भी आप एशलर में पढ़ेंगे, इनमें सबसे फाइनेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे आप कह सकते हैं खूबसूरत अगर किसी को माना जाता है, वो है आपका एशलर फाइन टूल स्टोन मैसनरी वर्क। इसमें छेनी हथौड़ी की मदद से दोनों तरफ से पत्थर को बढ़िया तरीके से पहले तोड़ के शेप दिया जाता है, फिर घिसाई करके उसको बढ़िया टेक्सचर दिया जाता है, उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप देखें तो हर एक लेयर की थिकनेस आपको बिल्कुल बराबर नजर आ रही है। अगर ये टी है, तो ये भी टी नजर आ रहा होगा, ये भी टी नजर आ रहा होगा, ये भी टी नजर आ रहा होगा, ठीक है ना? हर किसी की थिकनेस सेम है, सेम हाइट है, और इसीलिए यहाँ पे जो थिकनेस ऑफ मोटा जॉइंट है, वो 3 एमएम से ज़्यादा नहीं होती, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? देख देख आप देखो घिसाई करिए, बढ़िया दिया तो पैसा तो लगेगा ही लगेगा, खूबसूरती भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं देता हूँ, जैसे तुम लोग अभी ये एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना? बैचेस में भी पढ़ सकते हो, और कुछ टूटा-फूटा यूट्यूब में और फ्री क्लासेस में भी पढ़ सकते हो, ठीक है? तो वहाँ पे ब्लाइंड क्लासेस नहीं होती है, वहाँ टूटी-फूटी होती है, यहाँ सर्टिफिकेट पढ़ ली, देखने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? फोटो भी बढ़िया दिख रही है, अच्छा पीडीएफ भी बढ़िया मिल रहा है, तो क्या पैसा लगे, कॉस्ट आ गई बीच में, है ना? सिंपल वैसे ही है चीज़। तो यहाँ पे सेम हाइट, थिकनेस ऑफ द जॉइंट 3 एमएम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एक लेयर की जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 सेंटीमीटर मतलब 30 सेंटीमीटर फिक्स होता है, मैक्सिमम 30, 30 को पकड़ लो, किसी भी एशलर बताओ 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहीं पे भी आप देखोगे तो 25 से 30 या मैक्सिमम 30 ये लिखा रहेगा, ठीक है ना? जितने भी एशलर वर्क करेंगे, देखो दूसरा देखना, ये एशलर रफ टूल, इसमें आपने क्या, उसमें आपने बढ़िया तरीके से घिसाई करके बिल्कुल एक ही पत्थर को बराबर साइज बनाया था। यहाँ पे ये कि हाँ ठीक है, आपने शेप दिया है, साइज दिया है, ठीक है, अच्छा लगा सुनने में हमें, ठीक है ना? चारों तरफ से थोड़ा-थोड़ा घिसाई करिए, लेकिन इसमें और इसमें फोटो में अंतर नज़र आ रहा होगा, इसमें देखो थोड़ी-सी रफ ड्रेसिंग है, इसमें बिल्कुल एकदम बिल्कुल चिकना बना दिया पत्थर को, है? समझ आ रहा है? ठीक है, अब कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा देखने में? पहला वाला, दूसरा वाला? दूसरा वाला, तो भाई दूसरा वाला थोड़ा कम अच्छा लगा, इसलिए इसको बास्टर्ड एशलर भी कह दिया, ठीक है ना? इसलिए इसको बास्टर्ड एशलर भी कह दिया। अब भाई बढ़िया तरीके से आपने बिल्कुल इसकी घिसाई नहीं करी थी, इसलिए जॉइंट की थिकनेस भी आप देखो 3 एमएम से बढ़ के 6 एमएम तक हो गई, ठीक है? तो इसमें यही है कि इसमें थोड़ा-सा रफ ड्रेसिंग होती है, रफ ड्रेसिंग होने की वजह से जो जॉइंट है वो उतनी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते, उतनी अच्छे डेवलप नहीं हो पाते, इसलिए थिकनेस ऑफ द जॉइंट थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है ना? और इसीलिए इसको बास्टर्ड एशलर मैसनरी वर्क भी कहते हैं। कुछ नहीं है, ये देखो एशलर रॉक फेस, जैसा पत्थर मिला था, वैसे ही लगा दिया, ठीक है? तो रस्टिक और क्वेरी फेस आप थीम रेस्टोरेंट में जाते होंगे, कभी जंगल जम्बू है और वॉक इन द वुड्स नोएडा दिल्ली में लोग रहते होंगे, इस तरह के रेस्टोरेंट के नाम पे सुने होंगे, ठीक है? तो उनमें जाएँगे तो आप देखेंगे इस तरह के डिज़ाइन बना रखे हैं, ठीक है ना? अनकोर्स है तो, देखिए इसमें कोई फोटोस नहीं है, ठीक है? तो इसमें क्या किया है आपने बेसिकली, इसमें हुआ क्या है, ये हाँ, ये मैं बताऊँ थोड़ा-सा। मान लीजिए दीवार इतनी मोटी है, अब आपको पत्थर जैसा भी मिला था, ये तो सामने देख रहे हैं आप, ये तो आपका फ्रंट व्यू हो गया। मैं आपको साइड व्यू बनाई, इसमें आपको पत्थर मिला, आपने ऐसे करके लगा दिया, एक पत्थर ऐसे लगा, ऐसे करके लगा दिया, एक पत्थर ऐसे लगा, आपने ऐसे करके लगा दिया, एक पत्थर ऐसे लगा, आपने ऐसे करके लगा दिया, एक पत्थर ऐसे लगा, आपने ऐसे करके लगा दिया। लेकिन जो इसका प्रोजेक्शन है ना, वो 80 एमएम से ज़्यादा बाहर नहीं निकलता। मान लीजिए 80 एमएम की लिमिट दीवार से ये आपका 80 एमएम है, तो भैया कितना बढ़ाना पड़ेगा, जो बाहर निकल रहा है, समझ गए? तो प्रोजेक्शन लार्जर देन 80 एमएम ऑन द आउटर सरफेस रिमूव्ड विद द हैमर, ठीक है? इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपने रस्टिक शेप वगैरह बनाने की कोशिश की, भाई आप इसमें रेस्ट ड्रेसिंग वगैरह भी ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो थिकनेस ऑफ द जॉइंट और मोटी हो जाएगी, 10 एमएम होगी। पत्थर का साइज पहले से फिक्स 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो नहीं सकता, ऐसे वाला करना भैया, गॉट इट? यहाँ तक किसी को दिक्कत बताएँगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर क्लियर एकदम, कुछ नहीं है, ठीक है? अगला है एशलर कैम्फर्ड, ठीक है ना? एशलर कैम्फर्ड, इसमें क्या किया, तुम भैया थोड़ा होशियार इंसान थे, तुम्हें खूबसूरती से और ज़्यादा लगाव था, तो तुम गए, तुमने पत्थर लिया, उसकी घिसाई करी, अब उसको ऐसा बना दिया कि उसके कोने आपने थोड़े से ऐसे कर दिए, तो थोड़ा-सा जैसे डिज़ाइन और अच्छा हो गया, ये देखो, ये देखो, है? तो ये थोड़ा टेक्सचर वो वैसा वाला आ जाएगा, मतलब कि यार लड़के ने पैसा खर्च किया है, जेब बन गया था, लगा कमा लिया है, ठीक है भाई, लगवा सकता है लड़का ये। क्यों? बेबिल्ड भी बोलते हैं, बिल्कुल इसको बेबिल्ड भी बोलते हैं एक तरह से, स्प्ले करना भी बोलते हैं इसको, स्प्ले, ठीक है? तो इस तरह से बोला जा सकता है। तो इसके जो प्रोजेक्शन है, अगर आप साइड से पत्थर देखें तो यार ये दीवार हो सकती है ना आपकी, तो इस तरह का प्रोजेक्शन हो सकता है, बाहर निकला हुआ भी दीवार से ये, भाई 80 एमएम से ज़्यादा ये भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिमिटेशन 80 एमएम वाली हो, ठीक है? अब जैसे स्प्ले हुई है, जैसे कोई पूछ सकता है कि स्प्ले कितने डिग्री का एंगल वैसे करके करूँ, तो जनरली 45 डिग्री का होता है, बनाने वाले कितने भी बनाते हैं, वो उनकी अपनी इच्छा के हिसाब से, ठीक है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। कह रहे हैं अच्छा पहला इन दिस टाइप ऑफ स्टोन मैसनरी 25 एमएम वाइड स्ट्रिप अराउंड द आउटर सरफेस ऑफ द स्टोन इज मेड विद चिज़ल, ये जो कह रहा है कि जो मोटाई है ये लगभग जो है 25 एमएम के लगभग रखते हैं हम, कि ऐसे करके स्प्ले किया। अब स्प्ले मैं इस पॉइंट से कर सकता था टेढ़ा करके, या इसको आधे से कर सकता था टेढ़ा करके, मैंने कुछ इस तरह से इसको स्प्ले किया कि जो
फ्लोट थिकनेस जो क्रिएट हुई है लगभग 25 एमएम के आसपास क्रिएट हो। ठीक है, और टाइप बन गया पूरे पे। समझ गया? ठीक, बस इस मॉडल में अच्छा एक जैसे ये पॉइंट आप देखें, थर्ड पॉइंट अनदर 12 एमएम वाइड स्ट्रिप्स कार्व्ड अराउंड द मिडल सरफेस। ठीक है ना? कहीं कभी-कभी हम क्या करते हैं मिडल सरफेस पे भी एक ऐसे करके स्ट्रिप डेवलप कर देते हैं। तो मिडल सरफेस को थोड़ा-सा और स्लांट कर दिया। तो अलग-अलग डिजाइन के आते हैं, कोई एग्जैक्ट डिजाइन की बात ही नहीं है। कोई आगे से थोड़ा-सा फ्लैट होता है, किसी को थोड़ा कर्व होता है, किसी को थोड़ा स्लोपी होता है, ठीक है? किसी का टेक्सचर थोड़ा रफ कर देते हैं, किसी को फाइन पसंद है। तो वैरायटी करते हैं, आप थोड़ी करते हैं। ठीक है? तो ये इसमें कुछ नहीं है। अगला है एसएलआर ब्लॉक इन कोर्स। भाई ब्लॉक इन कोर्स बड़े-बड़े ब्लॉक डेवलप कर दिए। ठीक है? ताकि हम क्या कर सकें, जैसे बहुत जगह क्या होता है, जैसे बड़ी-बड़ी फैक्ट्री बना रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं, रेलवे स्टेशन बना रहे हैं। अब रेलवे स्टेशन पे भारी भरकम ट्रेन आएगी, भारी भरकम लोग लेके आएगी, भारी भरकम सामान लेके आएगी, मशीनरी लेके आएगी, कारें लेके आएगी, अब तो ट्रक भी लेके आती है। तो भाई उस केस में अगर आप मान लीजिए प्लेटफॉर्म बना रहे हैं या हो सकता है वहाँ की दीवारें बना रहे हैं, ये तो आप क्या करते हैं बड़े-बड़े स्टोन्स यूज़ करते हैं इस केस में। ठीक है? यहाँ पे भी थिकनेस 30 सेंटीमीटर तक ही है। लेकिन इस केस में आपने क्या किया, स्टोन्स को इस तरह से इस्तेमाल किया कि पूरे-पूरे ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। ये देखिए, ब्लॉक ऑफ स्टोन्स, जिससे कि आप हेवी लोड को हैंडल कर सकें। बस और कुछ नहीं है। ठीक है? और कुछ नहीं है। अगेन दिस ऑक्यूपाइज एन इंटरमीडिएट पोजीशन बिटवीन रूबल मैसनरी एंड एक्स्ट्रा मैसनरी। तो बड़े-बड़े आप क्या कर रहे हैं, ब्लॉक्स डेवलप कर रहे हैं। और ये ब्लॉक्स जो डेवलप कर रहे हैं, इनकी लोकेशन लेकिन यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। क्या आप इसको ब्लॉक इन कोर्स कब कहेंगे? जैसे मान लीजिए कि रूबल वर्क यहाँ करते हुए आ रहे थे और यहाँ से आप एक एक्स्ट्रा वर्क करते हुए आ रहे थे। ठीक है? तो आपने इसके बीच में एक ब्लॉक इन कोर्स काम कर दिया एक्स्ट्रा का। बड़े-बड़े ब्लॉक्स की मदद से आपने यहाँ पे इसको लगा दिया। मतलब इतने बड़े भी नहीं होते हैं, नॉर्मल साइज़ से बड़े हैं बस, आप इस तरह से मान के चलिए। ठीक है? ताकि अच्छा इसमें बेसिकली मैं आपको बताऊँ, ये क्लासिफिकेशन है नहीं, इसमें इन्होंने किया क्या है, एक्चुअली होता क्या है इसमें? एक्चुअली होता है कि है तो एक्स्ट्रा मैसनरी, वैसे वो फाइन टूल एक्स्ट्रा मैसनरी जो आपने पहले पढ़ा। वैसे पत्थर की क्वालिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है? इसमें करते हैं कि पत्थर की क्वालिटी बढ़ा देते हैं। जैसे आप पहले मान लेते हैं कि लगा रहे थे स्लेट का पत्थर लगा रहे थे। आपने कहा नहीं, नहीं यार थोड़ा-सा और स्ट्रेंथ आ जाती है तो इसमें ग्रेनाइट लगाओ। आपने कहा नहीं यार थोड़ी और स्ट्रेंथ चाहिए तो आपने कहा ऐसा करो इसमें जो हाई क्वालिटी मार्बल लगाओ। ठीक है? आपने कहा नहीं यार इसमें स्ट्रेंथ और चाहिए। ठीक है? आपने तुरंत क्वाड्राइट लगाओ, ये सिस्टम लगाओ। ठीक है? आप क्वालिटी को बढ़ाते चले जा रहे हैं। जिसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। आपको पता है कि आपका जो पर्पस है वो ये है कि आप यहाँ पे हेवी जो लोडिंग है उसको हैंडल कर सकें। ठीक है? तो लास्ट है एस्लर फेसिंग। अब जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं पे आपने कोई काम कर रखा है, कोई दीवार बना रखी है, हो सकता है वो रूबल्स मैसनरी वर्क किया हो सकता है वो आपने एक्स्ट्रा मैसनरी किया, वो इंडिपेंडेंट है इस बात से, दोनों से कोई हो सकता है। कभी-कभी आपने देखा होगा कोने पे अलग से इस तरह पत्थर लगा देते हैं थोड़ा कैम्फर्ड वगैरह, आपने नॉर्मल एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पे करते आ रहे थे, आपने कोने पे कहा यार थोड़ा डिजाइन बनाओ अच्छा बन जाएगा, ऐसा नहीं बताइए, ऐसा करता है कैम्फर्ड वर्क में कोने पे अलग से लगा देता हूँ। आप देखेंगे और खूबसूरत लग रहा है, तो थोड़ा महंगा और हो गया काम। इसको एस्लर फेसिंग वर्क, फेसिंग पे आपने उसकी थोड़ा सा और डिजाइन करा के थोड़ा सा और अच्छा पत्थर लगा के कैम्फर्ड डेविल्ड स्टोन वाला लगा दिया, इसको एस्लर फेसिंग वर्क कहा जाता है। दैट्स इट। ठीक है? तो यही है स्टोन। हालांकि मैं आपको बता दूं स्टोन मैसनरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कम इंपॉर्टेंट होता है, ब्रिक मैसनरी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिक मैसनरी से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, स्टोन मैसनरी से कंपैरेटिवली कम आते हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं एग्जामिनर का। ठीक है ना? वो इससे ही पूछ लेगा तो तुम क्या करोगे, यहाँ से तो अभी नहीं पूछ सकते। ठीक है? तो ये होता है, आपको एक स्टेप आगे रखने की कोशिश की जाती है, चलो ठीक है स्टोन से भी पूछे तो आप बता पाए। ऑलराइट? यहाँ तक क्लियर है तो हम पॉइंटिंग में मूव करेंगे। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है तो ए फॉर क्लियर, बी फॉर नॉट क्लियर। नहीं प्रमोद साहब, ब्लॉक जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंक्रीट के हैं। ठीक है? आजकल जो हम इस्तेमाल करने लगे हैं उनको हम एएसी ब्लॉक्स बोलते हैं, ऑटो गेट रेटेड ब्लॉक, बेसिकली सिंपल भाषा में कंक्रीट से बने हुए ब्लॉक। उसका फायदा मैं बता देता हूँ, हालांकि हमारा टॉपिक नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ, जब चर्चा मैसनरी पे चल रही है तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ। एक्चुअली उसको इस्तेमाल करने का फायदा ये है कि देखो उसको बड़ा साइज, जैसे आपको इतनी बड़ी दीवार बनानी है, अब आप छोटी-छोटी ब्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, तो भई ईंटें भी ज़्यादा लग रही थी, जॉइंट ज़्यादा लग रहे थे, आपने बड़े-बड़े कंक्रीट के ब्लॉक्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, अब जॉइंट भी कम डेवलप होंगे। फिर दूसरी बात ये है कि वो फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा है तो इनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। फिर दूसरी बात को ऐसे सीमेंट से तैयार कर रहे हैं और ऑटो क्लेविंग करके फैक्ट्री में स्टीम जॉइंट कर लगा के इसकी स्ट्रेंथ भी ब्रेकिंग कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ये फायर रेजिस्टेंट भी ज़्यादा होते हैं, इनका वजन भी कम होता है, वजन कम होने की वजह से जो स्ट्रक्चर का डेड लोड है वो भी कम हो जाता है। ओवरऑल कॉस्ट भी ईंटें से कम बैठ रही है, ठीक है? और थर्मल इंसुलेशन भी इनमें कंपैरेटिवली साउंड इंसुलेशन भी ज़्यादा होता है। तो इसके इस्तेमाल की जाने की आज जो हम कंक्रीट ब्लॉक्स आज के डेट में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना? उसका फायदा यही है कि कीमत भी कम और फायदे भी ज़्यादा। ठीक है? धीरे-धीरे ब्रिक्स को ये कंक्रीट ब्लॉक्स से करते चले जा रहे हैं, ब्रिक्स करते चले जा रहे हैं। अभी भारत जो है एक ऐसा देश है जिसके अंदर अभी कंक्रीट ब्लॉक्स गाँव-गाँव तक नहीं पहुँच पाए हैं, ठीक है? लेकिन ये है कि हाँ, बड़े-बड़े शहरों में बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स में इनका इस्तेमाल शुरू हो चुका है और आने वाले समय में आप देखेंगे बदलाव कि अब लोग जहाँ पे ईंटों का इस्तेमाल कर रहे हैं वहीं पे कंक्रीट ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। क्योंकि इससे पैसे की भी बचत होगी और फायदा भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है ना? पैटर्न में इसको देखिए पहले क्या होगा फ्लोरिंग में मूव कर रहे हैं वो तो टाइल्स में। क्योंकि पत्थर क्या कॉस्ट ज़्यादा आती है एक तो, ठीक है ना? पत्थर की जो घिसाई की कॉस्ट है, उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो ज़्यादा है। टाइल क्या है? टाइल का छोटा-छोटा पीस जो है वो इजीली रिप्लेसेबल है। उसको सफाई करने में ज़्यादा मेहनत लगती है, पत्थर को सफाई करने में मेहनत ज़्यादा लगती है। इसलिए आजकल लोग थोड़ा टाइल प्रेफर करते हैं क्योंकि एक तो कम कॉस्ट, फिर उसको सफाई में भी आसानी से लगती है। आज भी पत्थर बेटर है। अगर आप देखेंगे, सही मायने में आज भी पत्थर बेटर है। लेकिन ठीक है, आप देखिए जब आप स्टोन मैसनरी वर्क करते हैं ना तो इसमें बहुत तरीके के जॉइंट भी डेवलप होते हैं। जैसे मैं जॉइंट बता रहा हूँ आपको, और अलग-अलग टाइप के जॉइंट डेवलप किए जाते हैं। हालाँकि मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है ना? बहुत होशियार ऐसे भी हैं, मैंने पिछली क्लास में एक जगह पढ़ाया, तो आपने जॉइंट पढ़ाया, जब पढ़ने नहीं तो पढ़ाना। ठीक है? तो पढ़ने नहीं है, ये आपके काम के हैं नहीं। ठीक है? चलिए। और जैसे पॉइंटिंग वर्क पे, पहली बात तो हमें समझना है कि पॉइंटिंग है क्या और करना क्यों चाहते हैं। ठीक है ना? ईंट की दीवार बनाओ या पत्थर की दीवार बनाओ, बीच में जॉइंट डेवलप होते हैं? होते हैं? यस, क्या कह रहे हो? नहीं होते? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है ना? आप पत्थर की दीवार बनाओ, ईंट की दीवार बनाओ, किसी की दीवार बनाओ आप, तो जॉइंट डेवलप होते हैं। हमें पता है कि अगर मान लेते हैं ये दीवार है, ये मेरी दीवार है और बारिश होती है इसके ऊपर, बारिश पड़ती है, तो जो ज़्यादा चांसेस है पानी के पेनिट्रेट करने के या बाहर की कोई भी इम्प्योरिटी हमारी दीवार के लिए खराब हो सकती है। ठीक है? वो कहाँ से पेनिट्रेट करने के चांसेस ज़्यादा हैं? ईंट या पत्थर के बीच में से या जॉइंट के बीच में से? जॉइंट के बीच में से, बिल्कुल। ठीक है ना? तो जॉइंट जो है एक वीक लोकेशन होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके बीच में मोटार भर देते हैं। क्या भर देते हैं? मोटार, जैसे कि ये भर देंगे। ठीक है? और इसी को बोला जाता है पॉइंटिंग वर्क, ताकि जो वीक्स या फिर वल्नरेबल लोकेशन स्पॉट्स हैं, उनको रेन वाटर से, डैम्पनेस जैसी दिक्कतों से बचाया जा सके। तो उस केस में पॉइंटिंग वर्क करते हैं। ठीक है? ये तो हो गई पॉइंट। अभी पॉइंटिंग वर्क भी बहुत टाइप के हैं। ठीक है? पॉइंटिंग वर्क आप मोटार से करते हैं, मोटार आप लाइन मोटार हो सकता है, सीमेंट मोटार हो सकता है, वो सब चीज़ें आप बिल्डिंग मटीरियल से क्लास में पढ़ेंगे, हालाँकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की अलग है। अब यहाँ पे अगर आप चर्चा करें तो पॉइंटिंग जो है, ठीक है ना? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पॉइंटिंग कंसिस्ट ऑफ रैपिंग द जॉइंट्स टू अ डेप्थ ऑफ 10 टू 20 एमएम एंड फिलिंग इट विद बेटर क्वालिटी मोर्टार इन डिजायर्ड शेप। अभी तक आप क्या कर रहे थे, जब मैंने आपसे बोला कि भाई बीच में जॉइंट है, आप क्या करते थे, टाइल वाला आपके घर में टाइल लगी होगी, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? एक टाइल लगाई होगी, दूसरी टाइल लगाई होगी और सफेद रंग का व्हाइट सीमेंट का पेस्ट लेके आया होगा और क्या करा होगा उसने हाथ से ऐसे-ऐसे करके भर दिया होगा बीच में। ये तो होगा सिंपल है। लेकिन ईंट के केस में आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल हम इसमें भी डिजाइन बना लेते हैं। इसमें भी आजकल हम डिजाइन कर देते हैं, अलग-अलग टाइप के डिजाइन कर बना के कर देते हैं और वही अलग-अलग टाइप के डिजाइन जो है, वही टाइप ऑफ पॉइंटिंग है और कुछ नहीं है। ठीक है? अब वो डिजाइन आप चाहें तो ये लाइन मोटार से बना लें, चाहे सीमेंट मोटार से बना लें, वो आपकी इच्छा है। लाइन मोटार जनरली 1:2 का, सीमेंट मोटार जनरली 1:3 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? तो वो आपकी इच्छा है। आप लाइन मोटार का इस्तेमाल करना चाहते हैं, सीमेंट करना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है? अच्छा इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि जो मोटार है, ठीक है ना? उसमें लाइन मोटार है, उसमें लाइन मोटार में ज़्यादातर फैट लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जब पढ़ेंगे भी क्या कहते हैं लाइन टॉपिक पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल में, ठीक है? तो ये भी आपसे अगर कभी पूछ लिया तो आप ध्यान देंगे कि फैट लाइन का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, फैट लाइन को मिला देते हैं के साथ या सूची के साथ। सूची क्या है? बुरादा होता है ईंट का, पाउडर ऑफ ब्रिक। ठीक है? इसको हम सूची बोलते हैं। तो ये सूची के साथ मिला के अच्छा सूची के साथ मिलाने का फायदा होता है। ये फायर रेजिस्टेंट कंपैरेटिवली थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। ठीक है ना? मिट्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा फायर रेजिस्टेंट जो पहले से जल चुका हो, पिक्चर में सुना होगा, ठीक है ना? कि वो क्या बोलते हैं
डायलॉग वाला होगा कि क्या था, मैं ध्यान ध्यान नहीं आ रहा अभी कि अजय देवगन की पिक्चर में होता था कि मैं प्यार का परवाना हूँ, मैं जल गया तो मैं खाक कर दूँगा, पता नहीं क्या-क्या टाइप, ठीक है ना? तो बस ऐसे ही है कि जले हुए दिल जले हैं वो, जले कौन जला सकता है, ठीक है? तो ऐसे ही है, जली हुई ईंट का बुरादा होता है बस, ठीक है? तो ये थोड़ी फायर रेजिस्टेंट थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? ओके, चलिए। अच्छा, अब इसके लिए हम करते क्या है, देखिए हमारे पास 2 कंडीशन है। पॉइंटिंग वर्क हो सकता है कि हमें कोई नई दीवार बनानी है उसमें करना पड़े। हो सकता है कोई पुरानी दीवार हो उसमें थोड़ा खराब हो गया तो हमें दोबारा से करना पड़े। ठीक है? तो नई दीवार में क्या करते हैं सफाई-वफाई करके भर देते हैं, उसको क्लीन करो भर दो। पुरानी दीवार में आपको क्या करना होगा पहले जो पुराना है, जो गड़बड़ हो रखा है उसको स्क्रैच करके निकालना होगा, फिर क्लीन करना होगा, फिर भरना होगा। तो लिखा हुआ है बस बड़ी लैंग्वेज में, लेकिन सिंपल भाषा में यही है कि नए में तो भाई पहले तो बनानी है तो भैया थोड़ा मार के साफ करो और भैया भर दो, जैसा चाहो वैसे भर दो। पुराने में क्या होगा खरोंच के पहले पुराना निकालो सही से और फिर नया भरो क्लीन करके। ठीक है? अब ये होते देखो अलग-अलग टाइप के हैं। इसको भरने का तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक? मेथड ऑफ पॉइंटिंग में आप ध्यान दीजिएगा कि पॉइंटिंग के कई टाइप की है। ये वेदर पॉइंटिंग होती है, की पॉइंटिंग होती है, वी ग्रुप पॉइंटिंग होती है, बीडेड पॉइंटिंग होती है, स्ट्रक पॉइंटिंग होती है, रिसेस पॉइंटिंग होती है, टक पॉइंटिंग होती है। ठीक है? अब इसके अंदर अगर यहाँ पे पॉइंट पे ध्यान दें तो सबसे पहले हम करते हैं फ्लश पॉइंटिंग, है कुछ नहीं। अगर आपने दीवार ये ईंट थी, ये ऑरेंज रंग की आपको नजर आ रही है, ये ईंट है, ये ईंट है। आप सही से देखें दीवार को। जहाँ तक ईंट निकली हुई है वहीं तक आपने मोटार भर दिया, फ्लश पॉइंटिंग। ठीक है? इसकी बहुत ज़्यादा कोई अच्छी अपीयरेंस नहीं होती है, नॉर्मल जैसी दिखती है वैसी होती है। इसमें बस ये होता है कि भई ये थोड़ी ड्यूरेबल ज़्यादा होती है, ज़्यादा लंबे समय तक चल जाती है। ठीक है ना? और ज़्यादातर हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि क्या होता है कि हम लोग आते हैं मध्यम परिवार से। ठीक है ना? ज़्यादा डिज़ाइन विज़ाइन कराएँगे वो पैसे ज़्यादा माँगेगा। हम तो हमारे लिए घर बनाना मुश्किल और फिर तो कराइए इसमें भी पैसे ज़्यादा दे दे। ठीक है ना? तो थोड़ा मुश्किल है इसलिए ज़्यादातर हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? इसमें बस ये थोड़ा-सा ये होता है कि डस्ट है या पानी है वो ईज़िली अंदर नहीं जा पाता, तो अंदर नहीं जा पाता तो लंबे समय तक चलती है। ठीक है? बस अब इसके अंदर जैसे कि रिसेस के अंदर आपने इसको थोड़ा-सा दबा दिया, लगभग 5 एमएम अंदर दबा दिया। ठीक है ना? कम से कम 5 एमएम ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 एमएम अंदर दबा दिया। इससे क्या होगा थोड़ा-सा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, देखने में थोड़ी और अच्छी लगेगी बस और कोई फायदा नहीं है। या आप सोचोगे इसका कोई फायदा होगा ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फायदा ही होगा। देखने में खूबसूरती चीज़ है, मैंने थोड़ा दबा दिया, अब थोड़ी अच्छी लग रही है देखिए जैसे ये वाला फ़ोटो जो है, इसमें देखो थोड़ी दबी हुई है, बिल्कुल ईंट से मिली हुई है, देखो अंदर की तरफ है ना। ठीक है? तो ऐसा कुछ कोई बड़ा फायदा नहीं लग रहा है, रिसेस पॉइंट। अगला रब या कील या ग्रूव जो कह लो, इसको थोड़ा-सा सर्कुलर बना देंगे। लो, अपीयरेंस थोड़ी डिफरेंट कर दी और सही कर दी। ठीक है? बस तो कोई टूल लिया, जैसे कोई रॉड ले ली, गोल, अब उसको दबा दिया तो उसका भी यही शेप इसका कर्व है, ये कर्व शेप आ जाएगा और कोई बड़ा कुछ नहीं है। बीडेड पॉइंटिंग इसमें थोड़ा डिफरेंट आप भैया पैसे वाले आदमी थे, आपने कहा कि मैं तो थोड़ा-सा ऐसा करूँगा, इसमें लकड़ी का काम कराऊँगा। तो बीच में आपने क्या करा, कोई बीड लगवा दी, लकड़ी की, स्टील की, आप बहुत मानिए आपने सोने की लगवा दी। ठीक है ना? तो दीवार पे अगर सामने से देखोगे, अगर ये दीवार है, इसके बीच में जॉइंट है, आपने उसको क्या लगवा रखी है, इस तरह की एक बीड लगवा रखी है। हो सकता है आपने देखा भी हो। ठीक है? तो जनरली लोग लकड़ी की लगवा देते हैं, स्टील की लगवा देते हैं। तो इससे कहीं न कहीं ये भी फायदा हो जाता है कि भाई जॉइंट का जॉइंट वही है, थोड़ा डिजाइन अच्छा हो जाता है। ठीक है? लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अब आपने मान लिया ऊपर से नीचे तक इस तरह से बीडिंग करवाई हुई है। ठीक है? इस तरह से बीडिंग अब एक लाइन कहीं बीडिंग निकल गई, अब ये सारी फाइल ले जाएगी। तो इसके निकलने के बहुत चांसेस होते हैं, तो भाई वही लोग लगवाते हैं जो घर पर अच्छा मेंटेन कर पाते हैं या जो अच्छी मेंटेनेंस पे रेगुलर खर्चा कर सकते हैं। ठीक है? अब ये इसके साथ-साथ कहीं खर्चा भी आता है। ठीक है? अगला स्ट्रक पॉइंटिंग। स्ट्रक पॉइंटिंग में क्या है कि आपने इसके अपर साइड में बिल्कुल ईंट से मिला हुआ है और यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा दबा दिया, तो ये इस तरह का सर्किल बन गया। ये, ठीक है? तो इस तरह से इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि भाई थोड़ा-सा पानी अगर मान लीजिए बारिश का पानी आता है तो ईज़िली ड्रेन आउट हो जाता है। ठीक है? तो पॉइंटिंग ड्रेन्स व्हाट इज़ ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ठीक है? ये एक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी टाइप की पॉइंटिंग होती है जिसकी वजह से जो पानी है उसको तो ईज़िली ड्रेन आउट हो जाता है। तो स्ट्रक पॉइंटिंग, ठीक है ना? तो वो हो जाता है स्ट्रक पॉइंटिंग। राइट? चलिए बहुत अच्छा। अगला टक या फिर बास्टर्ड या फिर हाफ टक पॉइंटिंग कुछ भी कह दो। ठीक है? तो इसमें भी आपने क्या किया, बीडी लगाई हुई है। लेकिन ये बीडी किसी ने मोटा दी हुई है। या आपने क्या करा अलग से पीओपी जैसे पीओपी बनवा दी। जैसे आप कॉर्निस लगवाते हैं कोने-कोने में, तो इसकी बनवा दी। आपकी इच्छा सीमेंट की पीओपी बनवा दी। इसको बास्टर्ड बोल देते हैं, हाफ टक बोल देते हैं, टक बोल देते हैं, जो इच्छा बोल देते हैं। बस। ब्रिक स्टोन दोनों में कर सकते हैं। हाँ, ब्रिक स्टोन दोनों में कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन स्टोन में जनरली वैसा आता नहीं है। ठीक है ना? आप ब्रिक में भी सकते हैं, स्टोन में भी सकते हैं, लेकिन स्टोन में मैंने तो मतलब सुना है, ना भी देखा है। ठीक है? जनरली जो है वो ब्रिक में का है, इतना फाइन वर्क जो है वो ब्रिक्स में किया जाता है। ठीक है? कौन पत्थर की दीवार अपने घर के अंदर या अपने हॉल के अंदर बनवा रहा है? कोई नहीं बनवा रहा। ठीक है? ईंट की बनवाते हैं, तो उसमें करवाते भी हैं कलाकारी। ठीक है ना? पत्थर की बनवाने में आता है, कलाकारी की बात ही बात है। ठीक है ना? वो तो कार ही निकाल लेते हैं स्टोन में। ये है। एक है वी पॉइंटिंग, तो इसमें वी शेप टाइप का बना दिया आपने, इसे वी बोल दिया। हो जाएगी। तो कुछ है नहीं अलग, बस। तो इससे छोटे-मोटे सवाल इस तरह के बनते हैं। एक है वेदर पॉइंटिंग, ये लो। इसमें क्या है, वी शेप आगे की तरफ निकला हुआ है। इसमें क्या था, वी शेप अंदर वाला था। ये देखो, ये फ़र्क आ गया। ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बताएँगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओहो! सुपर फ्लॉस का मतलब देखिए क्या होता है ना, क्लास में सवाल वो पूछा जाता है जो डिजायर्ड हो। ठीक है ना? ये इंग्लिश का शब्द है। अब इंग्लिश का शब्द अगर आप वाक़ई में जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे कर लेते हैं। सुपर फ्लॉस का मतलब होता है नॉट नीडेड, जिसकी ज़रूरत ना हो। ठीक है ना? तो भाई अगर देखिए क्या लग रहा है 5वीं क्लास में पढ़ा रहा हूँ। सर सुपर फ्लॉस का मतलब क्या होता है? तो गूगल कर लेना किसी में तो। ठीक है। कहता है आई शेप क्वेश्चन टाइप से पूछने के लिए आ सकते हैं क्या, तो कुछ खास नहीं है। हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे क्या कहेगा, चार्ट डिजाइन बना के देगा चार ऑप्शन में। आप कहेगा रूट कौन सी वाली है बता दो। या एक फोटो देगा कहेगा ये बता दो इसमें मैं किसकी बात कर रहा हूँ। या जैसे कि हमने बोला कि भाई रजिस्टर पॉइंटिंग है, ठीक है ना? तो उसकी अपर एज है वो तो इससे मिली हुई है, आपने लैंग्वेज टाइप बना दी। ठीक है? जैसे मैंने हिंदी में बताया आपको, वही उसने अंग्रेजी में पूछ लिया कि भाई मैं ऐसे टाइप की पॉइंटिंग की बात कर रहा हूँ, जिस पॉइंटिंग में उसकी अपर एज कोई के साथ मिली होती है, लेकिन लोअर एज लगभग 10 एमएम दबा दी जाती है। बताइए मैं किस पॉइंटिंग की बात कर रहा हूँ? ये रजिस्टर पॉइंटिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है? ऐसे जैसे कि जिसमें कि उसको थोड़ा सा कर्व कर दिया जाता है, कर्व लिखा थोड़ी है चीज़ में। ठीक है ना? तो रूट पॉइंटिंग की बात कर रहे हो आप रब की बात कर रहे हो, आप टीड की बात कर रहे हो, तो लैंग्वेज फॉर्म रहेगा। तो जो आप जानते हो उसी को अंग्रेजी भाषा में मोड़ करके दे देगा। बस आपको जवाब देना होगा। ठीक है ना? देखिए इसमें क्वेश्चन दिखाऊँगा मैं आपको, चिंता ना करें। ठीक है ना? मैं जितने टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? हो सकता है अगली क्लास में, हो सकता है परसों की क्लास में आपको इसके ऊपर 1 आध क्वेश्चन दिखाऊँगा। इससे आपको अंदाजा भी लगेगा किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है? तो उसकी टेंशन मत लें। ठीक है? अगला है क्लस्टरिंग। देखो ये ऐसा था कि ईंट की दीवार बनाई, पत्थर की दीवार बनाई, जिसकी हमारी इच्छा थी बना ली। ठीक? बीच में पॉइंटिंग करनी थी, तुमने पॉइंटिंग कर दी। ठीक? अब तुम्हें चाहिए था कि उसकी अपीयरेंस बहुत अच्छी हो जाए, थोड़ा दीवार स्मूथ लगने लगे, उसपे पेंट कर बढ़िया, तो तुमने प्लास्टर कर दिया, भाई मोटा-मोटा बनाया, अप्लाई करके फैला दिया उसके ऊपर। अब वो दीवार हो सकती है, वो कॉलम हो सकती है, आपकी सीलिंग हो सकती है, आपका फ्लोर हो सकता है, बाहर की दीवार, अंदर की दीवार, कुछ भी हो सकता है। तो जब उसके ऊपर प्लास्टर की मदद से एक स्मूथ पेस्ट लगा के मतलब एक पेस्ट लगा के स्मूथ ड्यूरेबल सरफेस बनाया जाता है, इसको प्लास्टर कहते हैं। और जो सरफेस तैयार होता है, ठीक है ना? वो एक स्मूथ और ड्यूरेबल सरफेस होता है। ठीक है? वो आपकी दीवार की जो अंदर ईंट है या उसमें अगर सरिया भी लगा हो, ठीक है ना? रिइंफोर्स्ड ब्रिक वॉल हो, तो उसको भी बचाने का काम करता है। अब यही मान लेते हैं कि आपका घर है, ठीक है?
ये अंदर की दीवार है, अंदर की दीवार पे प्लास्टर करोगे, यहाँ पे प्लास्टर करोगे, यहाँ पे प्लास्टर करोगे, ये सब जगह प्लास्टर करते हैं लोग, करते हैं कि नहीं करते? लेकिन प्लास्टर अगर आप बाहर की दीवार पे कर रहे हैं, तो उसे प्लास्टरिंग नहीं, उसे रेंडरिंग कहा जाता है। प्लास्टरिंग ऑन एक्सटर्नल एक्सपोज्ड सरफेस इज नोन एज़ रेंडरिंग। अब हुआ यूँ, ये एसएससी का पेपर हुआ, सन 2020 में। 2020 में उसने चालाकी करी, उसने बोला कि कैलकुलेट रेंडरिंग, प्लास्टरिंग बोला ही नहीं। एक छोटा-सा डायग्राम बना के दे दिया, उसकी डायमेंशन भी दे दी, बस कुछ नहीं करना था, उसका एरिया दीवार का निकाल के बता दिया, इतने एरिया में रेंडरिंग करनी है, मतलब प्लास्टरिंग करनी है। अब आदमी को पता ही नहीं रेंडरिंग बोलते किसको, गेम में खत्म हो गया। ठीक है ना? तो बाहर की दीवार पे प्लास्टर करने को रेंडरिंग बोलते हैं। एक्सपोज्ड सरफेस पे, जो एटमॉस्फेयर एक्सपोज्ड सरफेस है, उस पे प्लास्टर करने को रेंडरिंग बोलते हैं, बात खत्म। ठीक है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना चाहूँगा मैं आपको, प्लास्टर और पिलस्टर अलग है। ये मैंने शायद पहली बार आपको बताया था। ठीक है ना? पिलस्टर मतलब पाया होता है, एक तरह का कॉलम, और प्लास्टर स्मूथ ड्यूरेबल सरफेस विद मोर्टार। ध्यान रखिएगा, ठीक हो गया। अब प्लास्टर करने से की रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई एक तो भाई देखने में खूबसूरत लगता है, दीवार को भी बचाता है हवा से, पानी से, अंदर लकड़ी लगी हुई है दीवार में, जैसे पहले के समय में लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, नहीं होता था। ठीक है ना? तो दीमक की मछली बताती थी लकड़ी को। अगर मान लेते हैं कि भाई जिस लेबर से आपने वर्कर से आपने काम कराया है, दीवार बनवाई है, उसके बीच में जो एक ईंट को दूसरे से जोड़ा, उसके बीच में जॉइंट है, वो अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं, या उसके बीच में मोर्टार सही नहीं लग पाया, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक डिफेक्टिव काम है किसी वजह से, तो उसके ऊपर जब आप प्लास्टर करते हैं, तो वो भी छुप जाता है, वो भी भर जाता है। ठीक है ना? बाहर से हवा, पानी कुछ ईज़िली ईंटों के बीच में घुस नहीं पाती है। तो ऑटोमेटिकली आप ये कह सकते हैं, जो ड्यूरेबिलिटी है स्ट्रक्चर की, वो बढ़ जाती है, और यही पे प्लास्टिंग जो है आपके काम आ जाती है। राइट? राइट और रॉन्ग? तो इसलिए एक प्लास्टर की ये एक रिक्वायरमेंट है कि वो एक ड्यूरेबल सरफेस बना के जिस भी मटेरियल से करूँ, चाहे सीमेंट से करूँ, चाहे लाइम से करूँ, चाहे जिप्सम से करूँ, ठीक है ना? वो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि तो सस्ता हो। हम तो सस्ता चाहते हैं, देखिए जीवन में हर चीज़ सस्ती चाहते हैं। ठीक है ना? पहली चीज़ अगर क्या कहते हैं नहीं भी सस्ती होगी तो कम से कम अच्छी तो होनी ही चाहिए। रिक्वायरमेंट ये होती है ना, जो सस्ती ना हो वो अच्छी तो हो। लेकिन चलो मैं ये चाहता हूँ कि सस्ता और अच्छा दोनों होना चाहिए। लेकिन कम से कम ये ना हो कि महँगा भी हो अच्छा भी ना हो। किसी भी कंडीशन में अच्छा होना चाहिए, सस्ता वाले ना हो। ठीक है? तो मैं मल्टीपल पॉइंट्स खुद के हिसाब से बना सकता हूँ कि जैसे कि सस्ता हो, ड्यूरेबल सरफेस बना के दे, ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में मैं प्लास्टर को फैला सकूँ, ठीक है? पानी से बचा सके, धूप से बचा सके, अगर उसपे किसी तरह का मान लेते हैं कि हल्का-फुल्का जोर लग जाए, मान लेते हैं तुम्हें कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा, तुम धक्का दीवार पे लगा के दो, ठीक है? तो भाई क्या कहते हैं हो सकता है प्लास्टर टूट जाए, तो प्लास्टर के थोड़ा बहुत लूज़ रहने की क्षमता होनी चाहिए उसमें भी, ठीक है? तो ये बेसिक पॉइंट्स आप कह सकते हैं कि होने चाहिए। ठीक है? तो सारी चीज़ें काम कर सके, अच्छी वर्केबिलिटी हो, आसानी से लगाया जा सके, फैलाया जा सके, स्मूथ सरफेस डेवलप करके दे मुझे, ठीक है? तो इस तरह के पॉइंट आप डेवलप कर सकते हैं। तो जो प्लास्टरिंग है, ठीक है ना? ये कई बातों पे डिपेंड करती है कि आप प्लास्टरिंग जैसे कि मतलब जैसे आप कहेंगे सर मैं प्लास्टरिंग कैसे करूँगा? मैं मोटार से कर लूँगा। तो ये सर अच्छा जो टाइप्स ऑफ मोटार है प्लास्टरिंग के लिए, मैंने टाइप्स ऑफ मोटार को कई तरह से क्लासिफाई किया जा सकते हैं। ठीक है ना? वो है कि आप डिज़ाइन मटेरियल बनाने के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, अपनी फिनिशिंग के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, आपको कैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से वो प्लास्टर इस्तेमाल करना है या किस मटेरियल आप प्लास्टर इस्तेमाल करें, इसके हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। लोकेशन इंटीरियर सर्फेस में कर रहे हैं, एक्सटीरियर सर्फेस में आप प्लास्टर कर रहे हैं, इसके हिसाब से क्लासिफाई तो क्लासिफाई आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने जैसे कि सबसे पहले बात करी मैं प्लास्टरिंग जो है वो लाइम मोटार से कर सकता था, मैं सीमेंट से कर सकता था, मैं लाइम और सीमेंट मोटार के मिक्सचर से कर सकता था, ये चौथी क्लासिफिकेशन है। ठीक है? इसको लाइम एंड सीमेंट मोटार को हम बोलते हैं गेज मोटार। ठीक, इसको गेज मोटार बोलते हैं। अब ठीक है, तो इसमें अच्छा किसे लगता है? देखिए अब जैसे मान लीजिए आपके घर के अंदर आपके पिताजी और माताजी के आप 3 बच्चे हैं, ठीक है? आपके बड़े भाई हैं, आपके एक छोटी बहन है और आप हैं। ठीक है? अगर माता-पिता जी से पूछा जाए कि कौन-सा अच्छा है? तो उनके तो सब अच्छे हैं। ठीक है? लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि कोई पढ़ाई में अच्छा हो, कोई क्या कहते हैं खेल-कूद में अच्छा हो, ठीक है ना? कोई किसी चीज़ में अच्छा हो। ठीक है? ऐसे ही लाइम मोटार, सीमेंट मोटार, लाइम सीमेंट मोटार, ठीक है ना? अलग-अलग कामों में अपने अच्छे हैं। तो जैसी-जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपसे बात की जाती है, जैसे लाइम मोटार की बात की जाती है। अब ये लाइम मोटार 2 चीज़ों से जनरली बनाया जाता है। देखिए लाइम मोटार एक्चुअली में क्या है? अगर आप देखें तो लाइम प्लस सैंड दोनों मिला लेकिन लाइम जो है वो फैट लाइम हो सकता है, हाइड्रोलिक लाइम भी हो सकता है। ठीक है ना? फैट लाइम भी हो सकता है, हाइड्रोलिक लाइम भी हो सकता है। फैट लाइम को प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छी पुट्टी बनाता है। इसका कारण क्या है? फैट लाइम पानी में मिलने के बाद फूल जाता है और काफ़ी फैल जाता है। इसलिए जहाँ पे भी व्हाइट वॉशिंग करनी होती है, प्लास्टरिंग करनी होती है इन सब जगहों पे लाइम मोटार में फैट लाइम मोटार का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत आ जाती है कि ठीक है, थोड़ी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा चाहिए कंपैरेटिवली, तब हम हाइड्रोलिक लाइम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है ना? तो हाइड्रोलिक लाइम आपको थोड़ा हार्ड और स्ट्रॉन्ग सरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक? लेकिन वहीं पे जो फैट लाइम है वो आपको एक अच्छी पुट्टी बना के देता है जो कि बहुत स्मूथ फिनिश देता है। ठीक है? तो ये अपनी स्मूथ फिनिश के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहता है लाइम मोटार। हालाँकि मोटार टॉपिक आप पढ़ते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लेकिन जब प्लास्टिक की बात चल रही है तो मैं थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। इसी डिटेलिंग में हम रिएक्शन सारी चीज़ें कैसे-कैसे क्या होता है पानी में मिलाने पे क्या बन जाता है सब बिल्डिंग मटेरियल में। लेकिन अभी ठीक है, शॉर्ट में बात कर सकते हैं। ठीक? तो जनरली जैसे कि आप लाइम मोटार जब इस्तेमाल करते हैं, तो जो मिक्स प्रोपोर्शन है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कि अगर आप फैट लाइम का बना रहे हैं तो 1:3 से 1:4 का बना सकते हैं। अगर आप हाइड्रोलिक लाइम से मोटार बना रहे हैं प्लास्टिक करने के लिए तो 1:2 का बना सकते हैं। ठीक है ना? तो वहीं पे अगर आप देखते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है सीमेंट मोटार पे। जैसे आपने कंपेयर करना शुरू कर दिया मेरे साथ कि सर सीमेंट मोटार अच्छा है कि लाइम मोटार अच्छा है? तो मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोलूँगा कि सीमेंट मोटार ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन लाइम मोटार। क्योंकि लाइम से ही हमने सीमेंट बनाया। पहले हमारा सीमेंट नहीं था, लाइम ही था। ठीक है ना? सीमेंट तो हमने आर्टिफिशियली इसको डेवलप किया। सही बात है? लाइम जो है सीमेंट ने कच्चा किया। सीमेंट की कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ये पानी भी कम एब्ज़ॉर्ब करता है। ठीक है? तो आप इसको जहाँ पे चाहें वहाँ पे लगा दें। जैसे आप अंदर की सरफेस पे चाहें अंदर की सरफेस लगा दें, बाहर की सरफेस पे चाहें बाहर की सरफेस लगा दें। जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए वहाँ पे लगा दें। कम स्ट्रेंथ चाहिए ज़्यादा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? पानी ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब ना करे। जैसे एग्ज़ाम में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि डैम्प लोकेशंस पे सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल मोटार कौन-सा है? सीमेंट मोटार है। ठीक है? आपसे ये पूछा जाता है वाटर लॉग्ड एरियाज़ में कौन-सा मोटार ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? तो ये सीमेंट मोटार इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि वाटर लॉग्ड एरियाज़ के अंदर आपको पता है कि ये वाटर लॉगिंग यहाँ पे हो गई है। अभी पानी अगर निकला तो मेरी बाकी चीज़ों को भी खराब करेगा। ठीक है? स्ट्रक्चर के अंदर घुसने की कोशिश पानी अंदर स्ट्रक्चर के बाहर मान लेते हैं। अब घुसने की कोशिश करेगा तो ये लाइम मोटार लगेगा अच्छा लाइम को तो पानी पसंद है। ठीक है ना? तो लाइम तो तुरंत रिएक्ट कर जाता है, उसका सेटिंग कर जाता है। लेकिन सीमेंट जो है वो एक बार रिएक्शन करके जो आपने पेस्ट बनाया और जहाँ फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया। सॉरी, ठीक है? तो जहाँ फिक्स हो गया वहाँ फिक्स हो गया। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। तो भाई इसलिए सीमेंट मोटार को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जनरली हम लोग जो सीमेंट मोटार है उसका मिक्स प्रोपोर्शन तैयार करते हैं। वो आपका 1:4 से 1:6 का प्रिपेयर करते हैं। ठीक है? उसके बाद आपने कहा कि सर देखिए लाइम सीमेंट मोटार की अच्छी बात ये थी कि स्ट्रेंथ ज़्यादा देता था, लेकिन महँगा था। लाइम मोटार जो है ये स्ट्रेंथ कम देता था लेकिन जो उसकी जो स्मूथनेस है ना सर वो बहुत अच्छी थी और पैसा भी कम लगा था। मैं तो चाहता हूँ दोनों मिल जाए एक ही मोटार में। ये प्लास्टिसिटी मतलब ये थोड़ा-सा स्मूथनेस भी अच्छी मिल जाए और स्ट्रेंथ भी अच्छी मिल जाए और पैसा भी चलिए लाइम का कम नहीं लेकिन जितना सीमेंट मोटार लगा उससे थोड़ा कम कर दो, अंदर चलो इसका क्लास निकाला। हमने कहा लाइम सीमेंट मोटार बनाया हमने। इस लाइम सीमेंट मोटार में हमने क्या किया लाइम मोटार में कुछ सीमेंट डाल दिया। ठीक है? तो नाम गलत लिखा हुआ है, गलत नाम लिखा हुआ है। इसको हम बोलते हैं सीमेंट लाइम मोटार। लाइम सीमेंट मोटार और सीमेंट लाइम मोटार में अंतर है। सीमेंट लाइम मोटार लिखने का मतलब सीमेंट आपने क्या कहते हैं लाइम मोटार में मिलाया और लाइम सीमेंट मोटार लिखने का मतलब सीमेंट मोटार में लाइम मिलाया। हम लोग लाइम मोटार में सीमेंट डालते हैं और प्रोपोर्शन क्या रहता है ये एग्जाम में पूछा जाता है। 1:1:6 का लगभग या 1:1:8 का लगभग या 1:2:8 का लगभग। जिसमें कि एक पार्ट सीमेंट हो गया, एक पार्ट लाइम का हो गया, 6 पार्ट आपके सैंड हो गए। ठीक है? तो इससे फायदा ये मिलता है कि ये आपको वो स्मूथनेस भी दे देता है, लाइम जैसे स्मूथनेस मिलेगा। सीमेंट आपको स्ट्रेंथ दे देता है तो स्मूथनेस यानी जो स्मूथनेस आपको प्लास्टिसिटी जिसमें अच्छी होगी वो देगा। तो प्लास्टिसिटी और स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक दोनों मिलते हैं आपको। ठीक है? सीमेंट मोटार के पास प्लास्टिसिटी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी नहीं होती है
होती है, सीमेंट का बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है। तो आपने बेसिकली क्या करा, दोनों का मिक्सचर तैयार करके एक मकान बना लिया सीमेंट लाइम का। आपको जहाँ तक क्लियर होगा, जहाँ तक कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताएँगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब कभी एग्ज़ाम में आपसे छोटे-छोटे टर्म्स भी पूछे जाते हैं। तो ठीक है, बैकग्राउंड। एक खाली ईंट की दीवार जो आपको नज़र आ रही है, ये क्या है बैकग्राउंड है, जिस पे आप पहला कोट प्लास्टर करने वाले हैं। ब्लिस्टरिंग, आपने मोटार लगा के इसकी प्लास्टरिंग कर दी। कई बार आपने देखा होगा ऐसा पेंट में भी आप नोटिस करेंगे, छोटे-छोटे बुलबुले-बुलबुले टाइप के डेवलप हो जाते हैं यहाँ पे। और फिर आप तो खैर बचपन से ही थे, तो आप इसको खोद देते हैं। जिससे फिर धीरे-धीरे प्लास्टर पूरा खराब हो जाता है, धीरे-धीरे पेंट छूट जाता है, पेंट में भी ऐसा देखने को मिलता है। इन्हीं को ब्लिस्टर्स बोला जाता है। ठीक है? इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ लोकल स्वेलिंग ऑन द फिनिश्ड प्लास्टर सरफेस ड्यू टू रेसिडुअल अनफ्लेक्ड लाइम नोड्यूल्स। मतलब इसके अंदर क्या हो जाता है, सरफेस के अंदर आपने लाइन के अंदर पानी मिलाया था, पानी मिला के फ्लेकिंग करके फ्लेक लाइन बनाया था और उसी को आपने इसको अप्लाई किया था मोटार के फॉर्म में। अब इसमें दिक्कत ये हुई कि पानी सही से मिल नहीं पाया। पानी जब सही से नहीं मिला तो वो अलग से अनकम्बाइंड फॉर्म में रह गया। ठीक है? थोड़ा बड़ा हो गया, फुंसी की तरह, जैसे मुँह में छोटे-छोटे दाने रहते हैं ना, ऐसे। थोड़ा-थोड़ा हो गया, फुंसी की तरह। ठीक है ना? ऐसे। तो क्या कहते हैं, वो क्या होगा, वो पानी अब निकल उसी तरह नहीं उछलेगा, लेकिन प्लास्टर की जगह नहीं कहाँ जाए, तो पानी जोर लगाएगा प्लास्टर फूल जाएगा, छोटी-छोटी फुंसियाँ हो जाएँगी, वही फुंसियाँ ब्लिस्टर है। ब्लिस्टर अगर फूट गए तो वही दिक्कत, धीरे-धीरे तो हमारे लिए डिफेक्ट की तरह होता है ये। ठीक है? अगला क्रैकिंग, तो जब क्या हो जाता है, इस तरह के बड़े-बड़े क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, प्लस्तर में आपने इस तरह के बड़े-बड़े क्रैक देखे होंगे, खासकर जो छत का फर्श होता है सीमेंटेड फर्श, उसपे देखेंगे ऐसे। इसको ग्लेज़िंग कहा जाता है। और कभी भी आप देखोगे प्लस्तर में ऐसे क्रैक भी हो जाते हैं, बिल्कुल पतले से, बाल के जितने पतले, हेयर लाइन। ठीक है ना? इर्रेगुलर पैटर्न के अंदर ये बिल्कुल यूँ, इनको ग्लेज़िंग कहा जाता है। ठीक है ना? सॉरी, यहाँ पे ग्लेज़िंग लिख दिया मैंने, ये क्रैकिंग था। तो बड़े-बड़े क्रैक डेवलप होना क्रैकिंग, और बिल्कुल पतले-पतले माइन्यूट से हेयर लाइन क्रैक डेवलप होना मतलब ग्लेज़िंग। ठीक है? एक है डैडू। आपने देखा होगा कई सारे हो सकता है कभी किसी सेमिनार वगैरह में गए हों, या फिर आपके कॉलेज वगैरह में सेमिनार वगैरह होते हो, तो इसके अंदर दीवार पे क्या लोग करते हैं, लकड़ी जैसे थोड़ा-सा फैंसी बना लेते हैं। तो आपने देखा होगा ये जो निचली ऐसे आपने पट्टी लगवाई हुई है, इसको स्कर्टिंग बोला जाता है। बीच वाला आप इस तरह की रेल लगवा देते हैं, इसको डैडू बोला जाता है, और टॉप में लगवा देते हैं, इसको क्राउन मोल्डिंग कहा जाता है। ठीक है? और ये जो आप देख रहे हैं, ये कॉर्नीस है, छत पे बिल्कुल लगी हुई है। कॉर्नीस अलग चीज़ होगी, छत पे कोने पे लगी हुई है। लेकिन यही लकड़ी की वजह से आपने थोड़ा फिनिशिंग देके करवाई हुई है, इसको क्राउन मोल्डिंग कहा। बीच में डैडू, नीचे स्कर्टिंग। ठीक है? डॉट्स, डॉट्स क्या होते हैं? देखिए, आपने देखा ही होगा, मैंने बोला है कि डैडू प्लस्टर ही है, मैंने बोला था। हाँ, भाई तुमने तो कोई दूसरा एस्टीमेट पढ़ लिया है। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन हो गया होगा। ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार जब हम बड़ी-बड़ी दीवारों पर क्या करते हैं, ठीक है? बड़ी-बड़ी दीवारों पर हम क्या करते हैं, डैडो यार बीच में लकड़ी की पट्टी लगा दी दीवार के बीच में डिज़ाइन के लिए, डैडो हो गया, इसमें क्या है एंकर? तो एक और बात क्या बता देते हैं यार, हर चीज़ अ, ठीक है? हर चीज़ चीज़ें बिल्कुल ठीक है। आप मान लेते हैं कि एक क्या कहते हैं, बड़ा सा दीवार थी हमारे पास, ठीक है ना? तो मैं थोड़ा डाँटता-वाँटता रहता हूँ मेरे को, ठीक है वो। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जब मैं थोड़ा डाँटूँ तो अपना दिमाग लगाते हैं, और अपना दिमाग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हाँ, तो हम क्या करते हैं, बड़ी अब जैसे छोटी-छोटी दीवार है तो इस तरह की ये ले आते हैं, ठीक है ना? प्लेट सी, और इसके ऊपर इसमें से हम क्या करते हैं, ये बड़ी-बड़ी एरिया में हम क्या करते हैं, इस तरह की बड़ी-बड़ी स्क्रीन सी आते हैं, बड़ा सा ऐसा पट्टी लेके आते हैं और फिर इसको चलाते हैं, ठीक है ना? इसको चलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस तरह के इसको फिक्स करने के लिए इस पे इस तरह का वो डॉट से ले जाते हैं, ताकि दीवार पे क्या हो जाए, एक तरफ से फिक्स होके चले और बराबर-बराबर से चले, ठीक है ना? इन्हीं को डॉट्स बोला जाता है। इनका ये जो डॉट है, इसका जो साइज़ होता है 15 इंटू 15 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना? इसका मेरे पास फ़ोटो मेरे पास होता है इसका, तो मैं दिखाता तुमको। फ़ोटो नहीं है मेरे पास अभी, ठीक है ना? चलिए, अच्छा डबिंग कोड, ठीक है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप होलो स्पेसेस इन द सॉलिड बैकग्राउंड बिफोर अप्लाइंग द मेन बॉडी ऑफ द प्लास्टर। ये भाई मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे कोई छोटा-सा छेद रह गया, भर दिया प्लास्टर से, डबिंग कोड हो गया जी। यहाँ पे थोड़ी कमी लगी थी, प्लास्टर से भर दिया, डबिंग कोड हो गया। यहाँ पे भी कमी लगी थी, भर दिया, डबिंग कोड हो गया। ये लो भाई, दिस इज़ डबिंग कोड, ठीक है? अब इसके बाद अगला है फ्लेकिंग। देखिए ऐसा होता है, कई बार आप प्लास्टर करते हैं, ठीक है ना? और उसके बाद दोबारा प्लास्टर करते हैं, कभी-कभी 1 कोट में किया था प्लास्टर, कभी 2 में, कभी 3 कोट में। अब जो पहले प्लास्टर किया उसके बाद दूसरी लेयर उसके ऊपर प्लास्टर की। अब पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर सही से चिपक नहीं पाई, उसके बीच में प्रॉपर एडिशन डेवलप नहीं पाया, ठीक है? तो वो क्या छूट जाएगी। इस छूटने को हम फ्लेकिंग कहते हैं, इस छूटने को हम फ्लेकिंग कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्केलिंग अवे द पैचेस ऑफ प्लास्टर ऑफ प्रीवियस कोट ड्यू टू लैक ऑफ एडिशन विद अंडरकोट। यानी जो पहले कोट किया था, उसके ऊपर सही एडिशन डेवलप ना हो पाने की वजह से जो ऊपर वाला प्लास्टर था, वो लेयर निकलना शुरू हो गई। इसको फ्लेकिंग कहा जाता है, ठीक है? अगला है गेजिंग। मोटार बनाना है, क्या बनाना है प्लास्टर के लिए? अच्छा, इसे बनाओगे तो मेरे ख्याल से सीमेंट और सैंड और पानी लगा दूँगा। तो द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर टू प्रिपेयर मोटार इज कॉल्ड गेजिंग। अगला है ड्रिलिंग। कई बार ऐसा होता है, आप प्लास्टर करते हैं, अब जैसे मेरे पीछे दीवार देखो, यहाँ पे ऐसा लगा है जैसे ज़्यादा चमक रही है, और यहाँ ऐसा लगा है बिल्कुल थोड़ी सी चमक रही है, थोड़ा डल-डल लग रही है, यहाँ जो चमक आ रही है, हो रहा है ऐसा? तो जहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्शन और अपीयरेंस ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना? ज़्यादा आ रहा है। इट इज़ द रिफ्लेक्शन और अपीयरेंस ऑन द सरफेस ऑफ द प्लास्टर और द पैटर्न ऑफ जॉइंट्स सिमिलर पैटर्न इन द बैकग्राउंड। वीडियो नहीं आ रहा है? वीडियो नहीं आ रहा है क्या? दिख रहा है? आ रहा है, चलिए। तो ये जो डेवलप हो रहा है, इसको बोला जाता है फ्लैशिंग, फ्लैश, समझ में आया ना? फ्लैशिंग, ठीक है ना? लेकिन अभी इसी में क्या हो जाए, ये दीवार है हरे रंग की, ठीक है? हरे रंग की दीवार है, इसी में पीछे जो ईंट का बना हुआ ईंट के ऊपर प्लास्टर किया होगा, प्लास्टर के ऊपर ये ग्रीन रंग का पेंट किया होगा। अब मान लो कि पेंट नहीं है, तो प्लास्टर दिखेगा ग्रे कलर का। अब प्लास्टर तुमने ऐसे किया है कि वो प्लास्टर की मोटाई इतनी भी है कि अंदर के जो जॉइंट है ईंट को छुपा सके। जैसे मान लेते हैं, ऐसे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये ईंट वगैरह अरेंजमेंट अरेंजमेंट कर लेते हैं, ये है। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर मोटा लगा लिया। अंदर के जॉइंट दिख रहे हैं? ये ड्रेनिंग इफेक्ट है। ये क्या है? ड्रेनिंग। अपीयरेंस ऑन द सरफेस ऑफ द प्लास्टर, पैटर्न्स ऑफ द जॉइंट, जॉइंट भी दिख रहे हैं, नीचे कैसे बने थे, कैसे तुमने लगाया था, सब दिख रहा है। ड्रेनिंग। अगला हैकिंग, ठीक है ना? आप कई बार क्या करते हैं, आपने देखा भी होगा कई बार क्या होता है कि दीवार पर प्लास्टर किया था, फिर एक आदमी क्या करता है, झाड़ू लेके दीवार पे ऐसे करके कर देता है, या कुछ ऐसे वो कुछ खुरदरा-वुरदरा लेके दीवार को खुरदरा करके छोड़ देता है, रफ करके छोड़ देता है। होता है ऐसा? क्यों किया जाता है? ठीक है ना? ये जो खुरदरापन करते हैं ना आपने, इसको हैकिंग बोला जाता है। और इसलिए किया ताकि हम इसके ऊपर अगला कोट करें तो एडिशन डेवलप हो पाए। ऐसे जैसे टाइल की तरह करते हैं इंग्लिश, ठीक है ना? क्यों? ताकि टाइल अगर आप स्मूथ सरफेस लगाएंगे तो टिकेगी टाइल? नहीं टिकेगी, छूट जाएगी, निकल जाएगी। आपने सरफेस को थोड़ा सा रफ कर दिया, उसके ऊपर मोटा-मोटा लगा के दूसरा कोट करें या टाइल लगाएँ या पत्थर लगाएँ, तो प्रॉपर बॉन्डिंग के लिए, ठीक है? बहुत अच्छे। अगला है लेटेंस, ठीक है ना? लेटेंस, ठीक? देखिए क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं, फ्रेशली कंक्रीट या मोटार तैयार करते हैं और उसको ज़बरदस्ती बहुत मिला देते हैं, इतना मिला देते
देते हैं, इतना मिला देते हैं कि धीरे-धीरे वो अपना पानी छोड़ना शुरू कर देता है और उसके इंग्रीडिएंट्स अलग होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना? और आपने कहा कि अलग थोड़ी हुए, आपने उसी में से मोटा या क्वांटिटी जो भी था मोटा था मतलब कष्ट कर दिया। अब सारा मोटा दिमाग में टिकेगा? नहीं, उसकी पतली-पतली पतली-पतली खाल जैसे निकल रही है। ऐसे ही निकलना शुरू हो जाती है जैसे यहाँ दिख रही है। इसको बोलते हैं लेटेंस। ठीक है? फिर है कोटिंग, जैसे जो पहला कोट आप करते हैं, ठीक है? इसको अंडर कोट या रेंडरिंग कोट के नाम से जाना जाता है और पहले कोट की जो थिकनेस होती है वो 10 से 15 एमएम होती है। पहला कोट का काम ये होता है कि वो जो सरफेस है आपकी दीवार का उसको थोड़ा-सा इवन कर सके, ठीक है ना? और जो क्या कहते हैं बारिश है या जो पेनिट्रेशन है ये ईज़िली ना हो पाए। दूसरा कोट आप इसलिए करते हैं ताकि उसके ऊपर थोड़ी appearance और अच्छी हो जाए, उसकी ड्यूरेबिलिटी और बढ़ जाए। तो दूसरे कोट की जो थिकनेस होती है उसको बोला जाता है 6 टू सॉरी जो थिकनेस होती है 6 से 9 एमएम होती है, उसको हम फ्लोटिंग कोट के नाम से जानते हैं। और जो तीसरा कोट होता है थर्ड कोट, इसको हम फाइनल स्किमिंग सेटिंग कई कोट मतलब नाम से जानते हैं और इसकी थिकनेस होती है 2 से 3 एमएम। लेकिन एक बात को ध्यान रखिए, अगर आप सिंगल कोट में कस्टम कर रहे हैं तो थिकनेस 12 एमएम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 6 एमएम से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो देखिए अब मान लेते हैं आपने एक कोट में कस्टम करी, एक कोट में कस्टम करी, तो थिकनेस 6 से 12 एमएम के बीच में। आपने 2 कोट में कस्टम करी, ठीक है ना? तो इसके अंदर थर्ड कोट तो है ही, हैं? आपको ऐसा लगता है। इसके अंदर आपका अंडर कोट है एंड फाइनल कोड, इसमें फ्लोटिंग कोड नहीं होता। अगर आपने 3 कोड में क्लस्टरिंग करी है, तो आपका अंडर कोड भी है, आपका फ्लोटिंग कोड भी है और आपका फाइनल कोड भी है। समझा? तो जो फ्लोटिंग कोड होगा वो सिर्फ 3 कोड में आप क्लस्टरिंग करेंगे तभी एग्जिस्ट करता है। क्योंकि बीच वाले कोड को हम फ्लोटिंग बोलते हैं ना वो अंदर ना बाहर बीच में फ्लोटिंग कोड। समझ गए? मतलब थिकनेस आपको याद रखनी है। ठीक है? कि पहला कोड 10 से 15 एमएम का, दूसरा कोड 6 से 9 एमएम का और तीसरा कोड 2 से 3 एमएम का। जब 3 कोड में करें। अगर 2 कोड में करें तो पहला कोड 10 से 15 एमएम का, आखिरी कोड 2 से 3 एमएम का। ठीक है ना? अगर आप सिर्फ एक कोड में कर रहे हैं तो 6 से 12 एमएम के बीच में थिकनेस और आपको याद भी होगा एस्टिमेट वगैरह जब आप पढ़ते हैं तो आप थिकनेस ऑफ क्लस्टरिंग जनरली कितनी लेते हैं 12 एमएम। तो इसीलिए लेते हैं क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड डिफाइन करता है, कहता है कि अगर आप जनरली अगर क्लस्टरिंग की बात करते हैं तो आप 1 कोड 2 कोड छोड़िए, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जनरल थिकनेस ऑफ क्लस्टरिंग 12 एमएम लेते हैं। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? और ये आपको याद रखना है, इसमें कुछ नहीं कर सकता कि भाई किस केस में आप कितने नंबर कोड करते हैं। जैसे कोई स्टोन वर्क है तो आप उसमें 3 कोड में 2 कोड कर सकते हैं। कोई ब्रिक वर्क है तो उसमें 3 कोड 2 कोड 1 कोड एज़ पर द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। या आपको लगता है कि आपकी एरिया कंडीशन अच्छी है, वहाँ पे ज़्यादा धूप बारिश नहीं आती है तो 1 कोड निकल लिया। ठीक है? आपको लगता है एक्सट्रीम बारिश आती है तो 3 कोड में लगा दिया। आपको लगता है सिर्फ 2 कोड ठीक होंगे तो 2 में लगा दिया। तो अलग-अलग केसेस में अलग-अलग नंबर कोड में क्लस्टरिंग की जाती है। हालाँकि मैं इसमें इंपॉर्टेंट वाली बात कर देता हूँ, ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ। ठीक है? 3 कोड की नीड तो पड़ती है जब कंडीशंस एक्सेस बहुत जहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ती हो या जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती हो। ठीक है? जैसे इंटरनल वॉल है। अब वहाँ पे 1 कोड में क्लस्टरिंग करने की बजाय 2 में करनी है, ठीक है? एक्सपोज़ सरफेस पे आप खासा कोशिश करेंगे या 2 या 3 कोड ही करें, वहाँ पे 1 कोड नहीं करेंगे आप। ठीक है ना? यस। हाँ, वो भी क्लस्टरिंग की जाती है, क्यों नहीं की जाती है? अब हालाँकि आजकल वुडन होता है कि ना लकड़ी महँगी हो गई है। पहले तो सरिया वगैरह इस्तेमाल करके लकड़ी इस्तेमाल करते थे ना, लकड़ी को सुखा देते थे क्लस्टर से। सही बात है? चलिए, ठीक है तो? क्लियर है? तो ये बता देंगे, नॉट क्लियर तो बता देंगे। ठीक है, क्लियर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है? अच्छा पढ़ते रहिए, अच्छा करते रहिए। ठीक है? हुँ, बस आप भेज देना मुझे कुछ मेल। ठीक है, ठीक है। बाकी क्लास आपसे स्टार्ट होगी। बाकी क्लास नहीं होगी तो खाली ऐसे मजाक में ली आज क्लास। ठीक है ना? स्टडी टाइम में देखिएगा, स्टडी टाइम आपको दिया गया होगा।